स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा को लेकर पूरे दुनिया में काफ़ी धूम-धाम रहती है, क्योंकि दुनिया में अभी भी कैसे कई ऐसे देश हैं जो बुद्ध को अपना पूर्वज मानते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को अपना आइडियल मानते हैं। ऐसे में आज की जो स्ट्रीम है वो पूर्णिमा स्पेशल है और इसमें उन सारे प्रश्नों को देखने की हम कोशिश करेंगे, जो आम तौर पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, वास्तविक हो, किसी भी धर्म, मज़हब, पंथ से वो ताल्लुकात रखता हो, लेकिन उसके मन में कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं, स्पेशली बुद्ध को लेकर। क्योंकि बुद्ध की जो धरती है, वो कभी भारत बताई जाती है, तो कुछ लोग नेपाल भी बता देते हैं। और बुद्ध की शिक्षाएँ क्या थीं, बुद्ध इतने लोकप्रिय क्यों हैं? आम तौर पर देखा गया है कि जिस बंदे का जहाँ पे जन्म होता है, उस जगह पे वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ या नेपाल या जम्बूद्वीप हम कहें, और यहाँ पे हुआ, और इसके बावजूद ये पूरी दुनिया में ज़्यादा फ़ेमस हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो उनसे नफ़रत करने वाले ही दूसरे-दूसरे कौम यहाँ पे हैं। यानी कि जो बुद्ध की सभ्यता थी, उस पर किसी और का अधिग्रहण हो चुका है, यानी बुद्ध की सभ्यता को गुलाम बना लिया गया है। कोई और जो है यहाँ पे अपनी सत्ता या अपनी सभ्यता स्थापित किए हुए है, संस्कृति स्थापित किए हुए है, और बुद्ध की जो एक्चुअल संस्कृति है वो गुलाम की गई है। तो इस पे हमें समझना होगा, हमें इस चीज़ को देखना होगा, और आमतौर पर जो बहुत सारे जो प्रश्न उभरते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे, जिसमें से सबसे जो मेन फ़ोकस होगा, हमारा ये होगा कि एक सवाल खड़ा किया जाता रहा है, अक्सर हाँ, धार्मिक लोगों द्वारा ही खड़ा किया जाता है कि भई बुद्ध के सबूत क्या हैं? बुद्ध थे कि नहीं थे? इसके क्या-क्या आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं, या ऐसे ही हवा-हवाई जैसे उनके जो तथाकथित ईश्वर हैं, देवी-देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, दुर्गा, काली हैं, राम, कृष्ण हैं, ये सबको ऐसे ही हवा-हवाई मान लिया जाता है? क्या इन बुद्ध को भी ऐसे ही हवा-हवाई मान लिया गया है? क्योंकि जितने भी ये रिलीजियस लोग हैं, इनका तो अपना कोई सबूत होता नहीं है। पिछले 500 साल, 600 साल या 200 साल के अंदर जो कागज़ पे कलम के द्वारा जो बातें लिख दी गई हैं, हवा-हवाई बातें, उसमें ही लिखी बातों को ये लोग अंतिम प्रमाण मान लेते हैं, और उसमें ही वो बंदा ये भी लिख देता है कि शास्त्र का ही प्रमाण अंतिम प्रमाण माना जाएगा। तो ये लोग उस पे भी बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, अब उसमें लिख दिया गया है तो यही सबूत है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन पे सवाल खड़े होते हैं साइंटिफिक रूप से कि भई आपका फिर प्रमाण क्या है? तो वो लोग ठीक यही सवाल करते हैं कि फिर बुद्ध का क्या प्रमाण है? तो इसीलिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो भारत का इतिहास है, और इसमें किन-किन महापुरुषों को वास्तविक माना गया है कि हाँ, वास्तव में ये लोग थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी काल्पनिक थे? इस तरह का प्रश्न जायज़ है। तो इसीलिए हम इस पे भी देखेंगे, साथ में एक और सवाल खड़ा किया जाता है कि जितने भी बाहर से जो ट्रैवलर्स आए, जैसे फाहियान आया, ह्वेनसोंग आया, इत्सिंग आया, और ऐसे न जाने कितने 100 से ज़्यादा ट्रैवलर्स आए, गए, नोट्स लिखे हैं, इनके सबूत मिल चुके हैं। तो क्या इन लोगों ने बुद्ध का चर्चा किया? तो आप देखेंगे कि इन सब ने बुद्ध का ही चर्चा किया है। तो अब ये सवाल आता है कि भई चलो ठीक है, जब सारे यात्रियों ने इनका चर्चा किया, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि होंगे। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है बुद्ध की, वो चली जाती है काफ़ी पीछे। यानी कि जैसे फाहियान का समय से अगर हम लें, तो उनके समय से ये फाहियान अगर 399 एडी 399 ईस्वी में अगर भारत आते हैं, और बुद्ध को 2600 साल पहले बताया जाता है, यानी इधर 400 और उधर आप देखें कि 500-600, तकरीबन 900 ईयर्स के या फिर 1000 ईयर्स का एक गैप हो जाता है। अब एक फिर से सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इतना बड़ा जो एक गैप है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फाहियान जो बातें लिख रहा है वो सही हो? भई 1000 साल का गैप भी तो आ रहा है ना, आपको एक ऐसा साक्ष्य भी तो देना होगा जो उनके समकालीन का हो। जैसे आप सबूत दे रहे हैं अभी का, अगर आपको डायनासोर का सबूत देना है, तो आपको डायनासोर के कालखंड का सबूत देना होगा ना, कि उसकी कोई हड्डी मिल गई, उसके कुछ फुटप्रिंट्स मिले, कुछ तो ऐसा मिला कि जिससे आप कह सकें कि हाँ, वो डायनासोर ही था। तो इस तरह की बातें होती हैं। दूसरा बात, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद से एक और एक प्रश्न खड़ा किया जाता है कि भई फाहियान से पहले भी तो एक यात्री आया था ना, जो जिसका नाम मेगास्थनीज था। हालाँकि उसकी किताबें नष्ट हो गई हैं, तो क्या उसने तो ज़िक्र नहीं किया बुद्ध का? और आप देखेंगे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये प्रचार फैलाते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में बुद्ध का ही ज़िक्र नहीं है।
अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितने ये धूर्त लोग हैं। मेगास्थनीज़ जो है, पूरी मेगास्थनीज़ की इंडिका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बुध की ही चर्चा है। ये एक बात आप समझ जाइए। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। वीडियो 131 है साइंस जर्नी पे, आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। आप किसी भी प्रकाशन का जिसने भी उसका अनुवाद किया हो, सॉनबैक ने किया था इसका अनुवाद 1848 में कंपाइल करके। तो जितने भी अनुवाद हैं, जिसको कि माना जाता है कि हाँ, यही इंडिका की बुक है, ओरिजिनल तो अवेलेबल है नहीं। तो बाकी के जो समकालीन डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स थे, जिन्होंने उनका नाम लिया था, उनसे कंपाइल करके बनाया। तो आज की डेट में जिसको इंडिका कहा जाता है, उसमें अगर किसी एक भारत के किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो हैं बुद्ध। ये चीज़ याद रखिए। मतलब जिनको वो दार्शनिक मानता है या फिर जिनका उसने नाम लिया है, उसमें न किसी वेद का नाम आता है, न गीता का नाम आता है, न रामायण महाभारत का नाम आता है, न चाणक्य का नाम नहीं आता है। मेगस्थनीज सोचिए, वो चंद्रगुप्त के दरबार में था। चंद्रगुप्त के दरबार में आके यहाँ पे इतने साल तक था, और उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर किसी का नाम एक आया है, तो वो किसका रहा है? तो वो एकमात्र नाम है बुद्ध का। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि भाई अ, जो ये लोग क्लेम करते हैं, वो क्लेम भी ये लोग झूठा क्लेम करते हैं। इनके पास जो है किसी भी तरह का आप देखें कि सबूत तक नहीं होता है। तो खैर, मैं जो है आप लोगों को अब कुछ स्लाइड्स दिखाऊँगा, और उसके बाद से मैं यहाँ पे अपनी बातें रखूँगा। अच्छा, एक चीज़ और ये लोग क्लेम करते हैं, उस पे भी थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं इसको स्ट्रीम को शुरू करता हूँ। एक बात और ये लोग कहते हैं, इनका ये कहना होता है कि भई आप देखें, आप लोग कहते हैं कि भई बुद्ध का जो है कुछ सबूत मिल गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया, ऐसा ये लोग कहते हैं। लेकिन बुद्ध का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो तो बड़ा डिफरेंट है। ये लोग कहते हैं कि कहीं-कहीं पे जैसे आज पूरे वर्ल्ड में आज मनाया जा रहा है, भारत में कल मनाया जाएगा। तो अगर बुद्ध थे, तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ क्यों अलग हो जा रहा है? ये लोग ये बात करते हैं। अब देखें, इसका जो है ना, ये कितने भोले लोग हैं, आप कहें कि बचकाना हरकत है। किसी व्यक्ति के होने का और उसके डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ैक्टली ना पता चलना, दोनों अलग-अलग टर्म हैं। इस चीज़ को आप समझें। जैसे मान लेते हैं कि आज से 16 करोड़ साल पहले डायनासोर का आपको पता चला। उसकी कोई हड्डी मिल गई, उसके कोई डीएनए का एनालिसिस के लिए कुछ तो मिल गया। तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई देखो, डायनासोर आज से 16 करोड़ साल पहले था, लेकिन आप एग्ज़ैक्टली उसका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं निकाल पाएँगे ना, कि 16 आज से 16 करोड़ साल पहले किस महीने, किस ईयर, कौन से दिन, किस समय, ये तो नहीं पता लगा पाएँगे। आप हमेशा ही जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, उससे एक टाइम रेंज का पता लगाते हैं कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती थी, इसका पता चलता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्लेम कर रहा है, तो वो फिर बेवकूफ़ है, मूर्ख है। भई आप जो है उस ड्यूरेशन का, यहाँ पे आप देखें कि वो व्यक्ति था, उसके एविडेंस मिल रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ैक्टली उसी दिन आप उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के दो। अरे! आज मैं कहता हूँ, आज पूरे भारत में आप सर्वे करा लीजिए। आज जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अपना एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ। तो लेकिन वो अस्तित्व में है ना, अस्तित्व में तो हैं। तो एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ का ना पता होना और अस्तित्व में होना, ये दोनों अलग-अलग टर्म हैं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ शिवाली जी का सुपर स्टिकर था, शुक्रिया शिवाली जी आपका। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा दूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जितने भी स्ट्रीम होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होता है, ये साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए ही होता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार उठते रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था कि नेपाल में हुआ था? क्या सच्चाई है? बुद्ध थे, इसका पुरातात्विक प्रमाण क्या है? पुरातात्विक प्रमाण मिल भी रहा है तो वो कितना ऑथेंटिक है?
हम क्यों मान लें? इस तरह के भी प्रश्न खड़े होते हैं। तो भैया आप मत मानो ना पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आप मत मानो, आप स्क्रिप्चर्स का प्रमाण मान लो। स्क्रिप्चर्स का प्रमाण मान लो कि भैया स्क्रिप्चर्स में जो गपोड़ दिया गया उसी को सही मानते हो। तो फिर आप तो दिमागी से पैदल हो, आपके फिर मानने ना मानने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि इतिहास आपके मानने ना मानने से थोड़े चलता है। इतिहास का एक स्टैंडर्ड है। भई डायनासोर को स्क्रिप्चर्स के माध्यम से थोड़े पता लगाया गया है। किसी को पता ही नहीं था। कौन से धर्म ग्रंथ को पता था डायनासोर के बारे में? किसी को नहीं पता था, किसी ने नहीं लिखा। अब कहोगे कि डायनासोर को नहीं माने, अरे भैया उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है। आर्कियोलॉजिकल उसके कहने का मतलब है कि उसका सैंपल मिल रहा है ना, उसके हड्डियों के प्रमाण मिल रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं और भी तरह-तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तब जाके उसका पता चल पा रहा है। वो स्क्रिप्चर्स में तो है नहीं। तो इसीलिए पुरातात्विक प्रमाण जो लोग कहते हैं कि कितना ऑथेंटिक है, वो खुद ही अपना पता लगा लें कि उनकी सोच कितनी ऑथेंटिक है। इसके बाद से कुछ और भी कहते हैं कि भाई बुद्ध के बोन से भी जुड़ी हुई बहुत सी फर्जी घटनाएँ भी तो हुई हैं। तो बुद्ध का बोन का जो क्लेम करते हैं वो कितना सही है, तो वो दिखाऊँगा मैं, वो भी चर्चा करूँगा कि किसने-किसने क्या फर्जीवाड़ा किया है बुद्ध के बोन्स को लेकर। अच्छा, और ये पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्मदिन और साल में वेरिएशन देखना, अच्छा इसका तो मैंने जवाब दे ही दिया कि जो वेरिएशन देखने को मिला जाता है तो बुद्ध अस्तित्व में थे कि नहीं, बिल्कुल अस्तित्व में थे। जन्म डेट का डिफ़रेंस होना से कोई मतलब ही नहीं है बुद्ध के होने या ना होने का। अच्छा, बुद्ध धम्म में स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ब्राह्मण शब्द क्यों मिलता है? तो ये भी बहुत आसान है, इसका जवाब हम लोग लास्ट में देखेंगे, बहुत आसान है। पहले मेन कुछ मुद्दे हम लोग देखेंगे। बुद्ध के बारे में त्रिपिटक कितने ऑथेंटिक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि त्रिपिटक से ही बुद्ध का हम पता करें या नहीं करें, ठीक है ना? और जो एक सवाल कि भई बुद्ध जो हैं वो उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बता दूँ, जो मैगस्थनीज की इंडिका की बात आ रही थी, उसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका अनुवाद किया है, इंडिका का अनुवाद किया है कुलदीप कुमार जी ने। अमेज़न पे अवेलेबल है, आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। ये पुस्तक ज़रूर एक बार पढ़ें, बहुत मेहनत से किया है कुलदीप जी ने और इसको बड़ा अच्छा से इसको ट्रांसलेट किया है। तो उन्होंने पूरा मैगज़ीन्स का, इंडिका का जब ट्रांसलेशन कर रहे थे हिंदी में, आप किसी दूसरे भी पब्लिकेशन का उठा के देख लीजिएगा, सब लोग एक ही बात लिखे हैं। कुलदीप जी ने और भी कई अच्छी-अच्छी बातें लिखी हैं, इसीलिए मैं इनको रेफ़र कर रहा हूँ कि कुलदीप जी का जो अदर्स इन्होंने अपनी प्रस्तावना दी है और चीज़ें दी हैं ना, कुछ जानकारियाँ दी हैं, इसलिए आप लोगों को ज़रूर यही खरीद के पढ़नी चाहिए। अच्छा, तो देखें इन्होंने पूरा एक चैप्टर ही दे दिया और चैप्टर का नाम क्या लिखा कि इंडिका में बुद्ध के अतिरिक्त किसी का नाम ही नहीं है। अब फिर इसमें बताते हैं कि भई हम लोग को तो बताया गया था कि महाभारत 5000 साल पहले है, ये है, वो है। तो जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था तो सोचा कि इंडिका में देखूँ तो कहीं कि कोई पांडु का नाम आया हो, कहीं उसके बाप-दादा कौरव पांडव कोई लड़ाई-वड़ाई का ज़िक्र किया हो मेगस्थनीज। जब भारत में 5 से 12 साल रहा, चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उस चंद्रगुप्त के जिसमें ये लोग फर्जी एक काल्पनिक चाणक्य का भी स्थापना किया, उस पर भी एक चैप्टर इन्होंने इसमें दिया हुआ है। वो भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, फर्जी चरित्र है। तो वो जो है ना उसका, वो बंदा उस दरबार में रहा जिसका संस्थापक ब्राह्मण बताया जा रहा है, वो ब्राह्मण उनको कभी मिला नहीं। मिलना चाहिए था ना इनको, जब उसी का संस्थापक था, उसी दरबार में ये भी गए थे तो। इनका जो भाषा था ग्रीक भाषा था, अरामाइक था, इसमें सम्राट अशोक के ट्रांसलेशन लिखे हुए एडिक्ट्स मिल गए, रॉक एडिक्ट्स मिल गए। लेकिन बंदा जो है चाणक्य का कोई नाम-निशान नहीं मिला, संस्कृत का नामो-निशान नहीं मिला, ग्रीक के मिल गए, इस मेगास्थनीज के जो भाषा थी उसके। इन लोगों का कुछ नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि वो फर्जी था और इसने बुद्ध का भी चर्चा किया है, आजीविकों का भी चर्चा किया है, आजीवक को इन्होंने जैन भी लिखा है, ठीक है ना? तो देखें ये पेज है, इसमें ये साफ-साफ यहाँ पे लिखते हैं, उनकी पुस्तक में मतलब इंडिका पुस्तक में मात्र एक नाम आया है बुद्ध। उन्होंने बुद्ध को बौटा के नाम से लिखा है, पालीबुथ नगर को पालीबोटा लिखा है। इन दोनों शब्दों में जो समानता है उसका खुलासा हम पीछे कराए हैं। पीछे और भी डिटेल से इन्होंने दिखाया है। आगे ये बोलते हैं कि चिथड़े और छाल लपेटे हुए बौद्ध भिक्षुओं का विवरण दिया है। जैन और बौद्ध श्रमण भिक्षुओं के कार्यकलाप भी बताए हैं। आजीवक आजीवक और बौद्ध श्रमण। जैन जो है आजीवक बेसिकली उस समय कहा जाता था, जैन लोग बाद में आए हैं। जैन शब्द उस समय नहीं पाया जाता था। तो हाँ, शहर के साथ लगती हुई खुली जगह में 30-35 साल शिक्षा देने का उल्लेख किया है और आत्मा न होने का और कुतर्क करने वाले दर्शनों का भी उल्लेख किया है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, इंद्र आदि कहीं किसी का कोई उल्लेख नहीं है। देख लीजिए, ये पूरा-पूरा यहाँ पे साफ यहाँ पे लिख देते हैं
कि नहीं है, और ये सीधे-सीधे लिख रहे हैं कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य काल के अंत करने से पहले नहीं लिखा गया। ये भी बोल देते हैं कि उनसे पहले कोई सबूत ही नहीं मिलता है किसी ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथ का। तो आप देखें कि ये लोग जो बोलते हैं कि उपनिषद लिखा गया था, वेद लिखा गया था, सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं मिला है। तो ये यहाँ से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो मेगास्थनीज की ये लोग बातें करते हैं ना कि मेगास्थनीज के इंडिका में बुध का नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। दरअसल उन लोगों को पता ही नहीं है, फेक न्यूज़ फैलाने की तो इनकी आदत है। चलें, अब आते हैं जो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि बुद्ध का सब ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा जो अभी मैं बताऊंगा ना, बुद्ध का जन्म से रिलेटेड या उनका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक एक करके मिलते चले जाएंगे। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब आप लोग जानते ही हैं कि भारत के हमारे जो प्रोफेसर होते हैं, जो हमारे भारत के इतिहासकार हैं, ये लोग जब अपनी किताबें लिखते हैं तो यहाँ के जो भेड़िए जो हैं वो भौंकने लगते हैं, और इनको कैसे दिखा दिया, हमें तो किसी अंग्रेज का चाहिए, हमें तो किसी विदेशी का चाहिए, भौं 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 करने लगते हैं, क्योंकि इनको तो इनको अपनी बिरादरी से मतलब है ना कि अपनी बिरादरी का ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं किसी अंग्रेज के जो लिखे हैं, जो रिसर्च किए हैं, उन्हीं का दिखा देता हूँ। तो ये एक बड़े अच्छे लेखक हैं, चार्ल्स एलन। इनकी सबसे खास बात है कि इनका जन्म भी भारत में हुआ था। भारत में हुआ था तो इनको भारत से लगाव हो गया, भले ही रहते विदेश में हैं ये, लेकिन इनके 6 पीढ़ी जो है भारत में, जब भारत एक गुलाम था अंग्रेजों का, तब के दौर में ये लोग थे, तो इसीलिए इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि जो चार्ल्स एलन थे ना, इन्होंने भारत में, उनको प्रेम हो गया भारत से, खूब रिसर्च किए, धर के रिसर्च किए। मतलब आप समझिए कि जो विलियम जोन्स जो थे ना, जिन्होंने जिन्होंने ब्राह्मणों का जो संस्कृत का और इसका भाषा विज्ञान और तरह-तरह की चीज़ों पर ध्यान दिया था, तो उसके बाद से दूसरे आए थे जोन्स के बाद से, ये जेम्स प्रिंसेप आए थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने मौर्यन स्तंभ को पढ़ा था, ये आपको पता होगा, और उसको फॉलो किया था कर्निंघम ने। कर्निंघम महोदय का तो आपको पता ही है, उन्होंने तो पूरा जमीन खुदवा खुदवा के निकलवाया, सारे बौद्ध स्तूपों को जितना कर सकते थे। उनको नोट्स हाथ में लग गया चीनी यात्रियों का, अब लगे वो खुदवाने, अब इनको दिमागा माथा घूम गया। सोचो, ये लोग आए थे भारत को गुलाम बनाने के लिए, और भारत का गुलाम बनाने के लिए लड़ाई में जाते थे ये लोग। और अब मैं बताऊंगा, आप ये देखें, इसमें जितने ये जो आर्कियोलॉजिकल जो खोज किए हैं, ये सब बेचारे जाते थे, ये छुट्टी मांग मांग के आते थे खुदाई करने के लिए। ये ईसाई थे, इनको प्रेम हो गया। आप देखें, आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैं पहले वीडियो बनाता था, मैं जब जब इसमें घुसा, मैंने देखा करी इतनी बड़ी बुद्ध की विरासत नीचे छुपी हुई है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। तो अचानक से आपको इतिहास से प्रेम हो जाता है। इन लोगों को प्रेम हो गया था इतिहास से। ये सब अपना जीसस उसस सब छोड़ छाड़ के अब बुद्ध की खोज में लग गए थे ये सारे लोग। तो आप देखें इन्हें कि कर्निंघम महोदय खोलते हैं, कर्निंघम के बाद से खाली हो गया। कर्निंघम महोदय जो थे ना, ये 1893 तक थे, ये रिटायर्ड हो गए थे 1879 में ही शायद रिटायर्ड हो गए थे। तो उसके बाद से ना लगभग खाली हो गया था कि अब भैया कौन खुदाई का काम करे, कौन खुदाई का काम करे। और ये भारत का जो मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तब भारत का मैप ये नहीं हुआ करता था, तब ये पाकिस्तान भी भारत में था। और इधर नेपाल तो थोड़ा सा पहले ही, अंग्रेजों के आने से पहले ही थोड़ा अलग हो गया था। लेकिन जब आप अशोक के समय में जाएंगे, जब आप जाएंगे बुद्ध के समय में जाएंगे, तब नेपाल भी जो है और तिब्बत का भी बहुत सारा पोर्शन जो है, ये सब भारत में था। इसको जम्बू द्वीप कहते थे। और जब हम लोग, बांग्लादेश भी था, सब भारत के अंडर में था। तो अफगानिस्तान का भी क्षेत्र भारत में था। इन सबको जम्बू द्वीप कहते थे। तो जम्बू द्वीप का मतलब क्या था कि उस समय नेपाल वेपाल नहीं था। अगर आप देखें कि अगर कोई भी बंदा नेपाल में भी जन्म लेगा तो वो मौर्यंस के अंडर में आता था। जो बुद्ध के समय में जो क्षेत्र था वो जम्बू द्वीप का ही क्षेत्र था, ये सब इसी में आते थे। तो आज की डेट में कोई अगर उस समय पाकिस्तान में भी जन्म लिया होगा ना, वो भी उस समय जम्बू द्वीप भारत का ही हिस्सा था। अगर कोई बांग्लादेश में जन्म लिया होगा, कोई भूटान में जन्म लिया होगा, या बॉर्डर इलाका अफगानिस्तान में, सब के सब जम्बू द्वीप के उस समय हिस्से थे। तो ये चीज़ आपको, मतलब नागरिकता उनकी ये थी। ये तो बाद में इधर डिवीजन हो गया ना अंग्रेजों के समय में, तो लोग अब इनको विदेशी, वो विदेशी, वो विदेशी चल रहा है। और धर्म भी बट गया है, तो धर्म बटने के कारण द्वेष है। उस समय तो धर्म एक ही धर्म था, समण मार्ग चलता था उस समय, समण परंपरा, सब भाई भाई थे, तो कोई बाउंड्री का भी चक्कर नहीं है, सब वो थे। तो उस समय जिनका ये प्रश्न है ना कि भाई नेपाल में उनका जन्म हुआ है, तो उस पर तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। पहले एक पॉइंट ये बता दूं कि
उस समय बॉर्डर नहीं था। अब मनमोहन सिंह का जन्म जो है ये पाकिस्तान में, कोई बता दे कि पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक जी का कोई कहे कि भाई पाकिस्तान में जन्म हुआ था। अरे उस समय पाकिस्तान थोड़े था कि उनका जन्म उस समय हुआ था, हैं? उस समय ये जो क्षेत्र थे भारत का ही हिस्सा थे। आज भी ये लोग भारत में ही सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। मनमोहन सिंह जी तो यहाँ के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो इन जन्म जो है बंट के बाद में बंट के वो हिस्सा दूसरे में चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज़ पहले क्लियर कीजिए, आगे मैं और भी अभी क्लियर करूँगा। तो अब हम लोग आते हैं, ये देखें। हाँ, तो ये जो पेज है ना मैंने इसमें लिया है, और कुछ-कुछ पेज जो उतार लिए हैं क्योंकि मेरे पास ट्रांसलेशन करने का समय नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट लिया है। मैं आप लोगों को बता दूँगा कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना? तो उसके बाद से जेम्स जो है ना कैंपबेल आए थे, जो कर्निंघम थे ना, कर्निंघम के बाद से जेम्स कैंपबेल आए थे, और ये क्या किए इन लोगों ने, कर्निंघम महोदय क्या करते थे, बड़ी सावधानी से खुदाई करवाते थे। और ये कैंपबेल महोदय जो हैं, इन लोगों को बड़ा उत्साह था कि भैया कुछ खजाना-वजाना छुपा होगा। इनके जो जो कर्मचारी वगैरह थे, इन लोगों के भी मन में क्या था कि भैया कुछ खजाना छुपा है, खुदाई जो हो रही है ना, खजाना छुपा है। और क्या हुआ कि एक बार तो क्या हुआ कि इन लोगों ने ये कर दिया कि एक जगह खुदाई ये करवा रहे थे, जो गिरनार का जो वो मिल चुका था, जेम्स टोड जो है ना, इन्होंने 1822 में गिरनार का इंस्क्रिप्शन खोज लिया था। अच्छा, वहाँ का खोजने के बाद से उसी के बगल में ही कुछ दूर पर, कुछ मील की दूरी पर ही एक बड़ा स्तूप टाइप का मिल रहा था, वहाँ पे खुदाई होनी थी। अब वहाँ पे एक कोबरा का हल्ला हो गया कि भैया एक कोबरा है यहाँ पे, खजाने की रखवाली कर रहा है। अब क्या हुआ कि खजाने की रखवाली कर रहा है तो लोग वहाँ पे जा नहीं रहे थे, सपेरा बुलवा रहे हैं कि भैया ये खजाना, इसके नीचे ज़रूर खजाना छुपा हुआ है। लोग बोलते भी थे कि जो बुद्धिस्ट महाविहार होते हैं उनके खजाने जो हैं वो साँप और कोबरा जो है वो रक्षा करते थे, अब वो भाग नहीं रहा कई दिन तक। तो अब फिर किसी ने ये अफ़वाह फैला दी कि भई अब 50 बच्चे जो हैं ना उनको मार के काट के बलि चढ़ाई जाएगी कोबरा को, तब जाके वो इतने लाख का खजाना जो है तब छोड़ेगा, ये करेगा। इस तरह की तो लोग अपने बच्चों को भी छुपा-वुपा के रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना चल रही थी कर्निंघम महोदय के बाद, ये 1890 की घटना है, ठीक है? तो फिर ये सारी प्रॉब्लम जो है ये कैंपबेल के बाद से अब एक दूसरे आते हैं, विंसेंट स्मिथ आते हैं। अच्छा, विंसेंट स्मिथ जो हैं बाकी लोगों की तरह नहीं थे, ये मेरिट वाले थे। जैसे आप देखें कि आजकल जो आपने एक सुना होगा ना कि भाई-भतीजवाद चलता है, तो अंग्रेज़ों में भी भाई-भतीजवाद चलता था। वो क्या करते थे कि उनके यहाँ वो चलता है, सिफ़ारिश चलती है कि हमने सिफ़ारिश कर दी है, इसको ले लीजिए, तो उसको ले लिया जाता था। यही सिफ़ारिश का खेल तो इन लोगों ने खेला ना यहाँ पे आज़ादी के बाद से। भई रिज़र्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसीलिए तो पड़ी। इनका भाई-भतीजवा चलता है, सिफ़ारिश चलता है। दूबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, तिब्बे फ़ोन कर देंगे, सिफ़ारिश लग गई, हो जाएगा। अच्छा, अच्छा आपका बेटा रहा है? अच्छा, अच्छा ये है। अब सरनेम देख के ऐसे ही पहचान जाते हैं, तो इनकी सिफ़ारिश चलती थी। तो ये जो थे ना विंसेंट स्मिथ, ये वो आए थे, मेरिट से आए थे, और ये सिर्फ़ किसी सिफ़ारिश-विफ़ारिश से नहीं आए थे। इनका पूरा फ़ोकस भी था कि हम सही काम करेंगे। तो इन्होंने काम किया। इसके बाद से एक और आए थे। ये जो स्मिथ हैं, इनके बाद से एक मिस्टर वार्डले आए थे, तो उनको भी मैं दिखाता हूँ। उनका सबसे बड़ा रोल है, ठीक है ना? उनका सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया था। ये देखें, लाइक विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर वार्डेल ओल्ड ओवर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो ये जो है ना विंसेंट स्मिथ ने ये फाइंड आउट किया कि कर्निंघम महोदय जो खोजे थे ना जन्म और मृत्यु को लेकर बुद्धा का, उसमें कुछ गलती थी। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जिन-जिन जगहों को ये लोग फाइंड आउट कर पा रहे थे कि ये जगह जो है जो हेनसोंग ने लिखा है या फाहियान इत्सिंग ने लिखा है, वही जगह ये हो सकती है। लेकिन उस जगह का नाम ये सब बदल दिए थे। जब नाम बदल गया था तो ये लोग पहचान नहीं पाते थे, और कोई भी बुद्ध का स्तूप या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे दिखता तो था नहीं, सब ज़मीन के अंदर दबा हुआ था। तो जगह लगाने में पता नहीं चल पाती थी। तो कर्निंघम महोदय बहुत कुछ तो खोज गए थे, कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना, वो नहीं सही खोज पाए थे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वो इस कन्क्लूज़न पे पहुँचे दैट कनिंघम हैड गॉट लॉट रॉन्ग पार्टिकुलरली इन हिज सिटिंग ऑफ द प्लेस एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्धा बर्थ एंड डेथ। उनके बर्थ और डेथ जो है ना, उस जगह को लेकर वो कुछ गलतियाँ की थे। तो ये वर्डल जो है ना, ये इस पर काम करना चाहते थे, और इन्होंने लोकेशन फाइंड आउट की। वहाँ पे
मतलब बुद्धा का जन्म हुआ है, वो ये लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे बहुत बड़ा एक झमेला हुआ। जो ये वार्डेल थे, इन्होंने जो जगह फाइंड आउट की थी वो भारत के अंडर आ रहा था एरिया। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि जस्ट ये जो एरिया था ना भारत का, उसके जस्ट बगल में सटे हुए ही नेपाल का एरिया था। तो एक दूसरे थे फुहरर, ठीक है? फुहरर थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। और ये तब ये घटना आती है जब ये अपना पूरा जो है फाहियान का नोट्स पढ़ लेते हैं, इत्सिंग का, ह्वेनसोंग का नोट्स पढ़ लेते हैं, अपना पूरा खाका एक बैठा लेते हैं कि इस जगह पे जो पिपरावा जगह है, कपिलवस्तु जगह है, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इससे भी पहले एक और घटना घटती है कि इनको एक वो मिलता है, एक छोटा-सा टूटा हुआ जो है पिलर मिलता है नीलगिहवा में। अच्छा, नीलगिहवा जो जगह पे जब मिलता है ना, तो वहाँ पे फिर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल जाता है। जब लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, अब सबकी आँखें वहाँ पे फटी रह जाती है। ठीक है ना? इसमें देखें, ये जो पेज मैं दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारा चीज़ दिया है कि ये लोग कैसे-कैसे बिहार में भी गए थे, वहाँ पे भी सम्राट अशोक के कई सारी चीज़ें इन्होंने फाइंड आउट की थी और वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ये देखें कि ये जो नीलगिहवा जो पिलर है, ये मिला था। अब इस नीलगिहवा पिलर पे 4 लाइन लिखा हुआ मिल गया कि देवान पियन पियदसीन लाजिन चुदवासी भी सीटेन बुधस कोना कमनस थुबे द्वितीय बढ़िते और विसतीव साभिसितेन च अतन आगाछ महीयते शिलायथे में च उस पापिते। अब ये लिखा हुआ था, ये पाली प्राकृत में लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ यहाँ पे मिल गया। तो इसका जो है ना, इसका अर्थ ये निकाला गया कि भई यहाँ पे जो बुद्ध है ना, इनका सम्राट अशोक ने वो करवाया हुआ है, पुनरुद्धार करवाया हुआ है। और यहाँ पे कोनागमन जो बुद्ध हैं, उनका पहले से यहाँ पे था, यहाँ पे कोई स्थान था। ये चीज़ मिल गया नीलगिहवा में। अब नीलगिहवा में ये चीज़ मिला तो अब क्या हुआ ना कि इससे एक बड़ा संभावना वो हो गया कि भई इसके अगल-बगल जो है हो सकता है। और इसी को आधार बनाकर और भी जो हेनसोंग और फाहियान के नोट्स थे, उसको आधार बनाकर इन्होंने तय किया वर्डले ने कि भई कहाँ पे जो है उनका जन्म स्थान हो सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि लेकिन इनको जो स्मिथ थे, विंसेंट स्मिथ, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। सबसे बड़ा उनका क्या मिस्टेक था कि जब उनको पता चला कि एक हमें पिलर मिला है उधर, तो इनको वहाँ पे जाके और उसका वो करना चाहिए था, काम करना चाहिए था। लेकिन उनको जैसे ये चीज़ पता चली कि भई उस पर जो है वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है, नेपाल के अंदर आता है और हम नहीं जा सकते। अगर जाएँगे तो कुछ कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अंग्रेज़ का हमला मान लिया जाएगा उस पर, नेपाल पे। तो वो नहीं गए, उन्होंने छोड़ दिया था उस चीज़ को। अब क्या होता है कि मार्च 1893 में एक मेजर जसकरण सिंह थे। ये ऑफ़िसर थे। इनको मौका मिला, ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल में, तो उस जगह पे नीलगिहवा जगह पे इनको मौका मिला। इनको किसी ने बताया था कि भई यहाँ पे एक स्टोन पिलर वगैरह है और उसको उन लोगों ने बोला था कि ये भीमसेन का स्मोकिंग पाइप है। अब देखें उस समय की कहानी। नेपाल में भी ये चीज़ फैला दी गई थी कि भीमसेन एक जो वो है स्मोकिंग पाइप, आप समझते हैं ना? जो क्या बोलते हैं, सिगार टाइप का बोलते हैं, जो पीते हैं सब, उस तरह की चीज़ें प्रचारित कर दी गई थी। तो वहाँ पे जो है वो गए और उन्होंने इस चीज़ को पता लगाया, देखा, फिर खबर मिली, विंसेंट जी को खबर मिली कि भैया ये चीज़ है, तब जाके इन लोगों ने उस चीज़ को खोजा था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली। अच्छा, इसके बाद से फिर क्या होता है कि अ, जो लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन मिलता है, लुम्बिनी के इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि इस पर तो लिखा हुआ है कि बुद्ध का जन्म हुआ है, मतलब यहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ है। और एक और थे जो जर्मन थे, उसका नाम फुहरर था, वो लखनऊ में थे, लखनऊ में शायद प्रोफ़ेसर थे या कुछ भी थे। तो वो उनको भी काम इस चीज़ पर सौंपा गया था। तो वो जो बंदा है ना फुहरर, उसी ने ये सारा घोटाला किया हुआ है। ये देखिए पूरा लड़ाई जो है, जो बुद्ध के आर्कियोलॉजी से लेकर या नेपाल में
बुद्ध का जन्म हुआ है या भारत जन्म हुआ है, ये जो किया धराया है, ये सब का सब जो है फुहरर का है। अब फुहरर का गुरु कौन था, आप वो जानकर आश्चर्य हो गया कि इनका गुरु था भूलर। अच्छा, भूलर कौन था? तो भूलर वो व्यक्ति था जिसने अपने आप को स्थापित किया था कि संस्कृत का सबसे प्रकांड विद्वान है। अब मैक्स मूलर के बाद से भारत पे रिसर्च करने वाला संस्कृत पे दूसरा ऐसा विद्वान है। तो ये भूलर था। अब भूलर का ये चेला था डॉक्टर फुहरर, और सारा घोटाला इसी ने किया है। अब देखते जाइए इसने कैसे कैसे क्या क्या घोटाला किया है। अच्छा, यहाँ पे अनिल पवार जी का सुपर स्टिकर आया हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल पवार जी। तो ये जो भूल फुहरर था ना, इसने क्या किया कि यहाँ पे देखें, उस समय वो लोग नहीं जान पाते थे बुद्ध मार्ग को कि इसमें गॉड वॉड नहीं होता है। तो वही स्मिथ वाला ट्रांसलेशन वही चल रहा था, व्हेन द गॉड विलव्ड किंग। ये लोग गॉड विलव्ड किंग लिखते थे, नहीं जान पाते थे कि यार इसमें गॉड वॉड नहीं होता है, उसको देव ही लिख दो, क्योंकि ब्राह्मण अक्ल देने वाला था। ट्रांसलेशन ब्राह्मण ही करता था ना। ट्रांसलेशन में उसको बैठा के पूछते थे कि अरे भैया देव मतलब क्या होता है, तू कहता था देव मतलब देव देवता हमारे गॉड, तो ये बेचारे गॉड लिख देते थे। इनको पता ही नहीं था कि भाई पाली प्राकृत में देव मतलब भिक्खु होता है। तो गॉड विलव्ड किंग ये सब लिखे हुए हैं। अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि कोना कमना लिखा हुआ था वहां पे, कोड़ा कमना। कूड़ा कमना पाली प्राकृत में लिखा जाता है। जो इसने लिखा था फाहियान ने और नहीं हैंसोंग ने, ये लोग लिखे थे कनक मुनि। उस समय जो गुप्त काल की जो लिपि थी, भाषा थी, वो सम्राट अशोक के लिपि भाषा से थोड़ी सी बदल गई थी, थोड़ा सा संस्कारित हो जाता था। अब ये लोग कनक मुनि कहते थे कूड़ा कमन को या कूड़ा गमन को। तो इसलिए वो उसने क्या किया डॉक्टर फुहरर ने, ये देखिए लिखते हैं, बट व्हाट डॉक्टर फुहरर हैड आइदर फेल्ड टू नोटिस or failed to mention was that the Kona Kamana of the Ashokan inscription was the Pali equivalent of the Sanskrit name of one of the early Buddha कनक मुनि। तो ये उसने या तो जानबूझ के नहीं मेंशन किया या फिर फेल रहा इस समझने में कि ये जो कोणा कमना है ये इन्हीं की बात किया है, फाहियान और हैंसोंग ने। उनको कनक मुनि लिखा हुआ है, ये बात नहीं समझ पाया, तो थोड़ा सा बदलाव हो गया था। तो अब आगे देखें, तो ये इन्होंने पूरा एक सीन ये क्रिएट किया था, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। ये कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु से इसने क्या किया, साउथ में 15 ली, ली कहते हैं चीनी भाषा में, दूरी को मापने का है ये। तो ये ओल्ड सिटी था, तो इसने कपिल वस्तु से 50 ली ये, और 30 ली इधर किस साइड में, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में 30 ली। तो यहाँ पे बुद्धा कनक मुनि स्तूपा जो है नीलगिहवा का यहाँ पे मिला था, ये एक है। तो ये डॉक्टर वाडेल का सुझाव दिया कि बुद्ध कनक मुनि का स्तूप कपिल वस्तु से 5 से 7 मील दक्षिण पूर्व के बीच में होना चाहिए। हुआनसोंग के खंडहरों के बीच 3 शीर्ष देखे थे। वो अपने नोट्स में बताया था कि मैंने 3 शीर्ष देखे थे, जिसमें से एक में बुद्ध कनक मुनि के अवशेष रखने के लिए कहा गया था। इसके पहले तीसरा स्तूप 20 फीट ऊंचा एक पत्थर का खंभा था, जिसके शीर्ष पर एक शेर था, और किनारों पर इस बुद्ध की मृत्यु का एक रिकॉर्ड था। इस स्तंभ भी अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसने जो है ये सारी चीजें बताई थी। अब इनको एक बात तो लग गया कि जहाँ पे कपिल वस्तु होगा वहां पे बुद्ध के मृत्यु का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बात कंफर्म थी कि वहां पे जहाँ पे बुद्ध की बता रहा है 7th सेंचुरी में 629 ईस्वी में, तो बुद्ध जहां मरे होंगे ना वहां पे उनके मृत्यु का एक रिकॉर्ड जरूर होगा। तो ये सोचकर ये जो है वाडेल जो है ये अपना काम कर रहे थे। अब यहाँ पे ये देखें, हाँ ये वही सारी बातें आती हैं। अब एक और भी कई सारे लोग थे, वो भी जो है ना, वाडेल इवन मोर श्योर ऑफ हिमसेल्फ वाज दैट चाइनीज पिलग्राम अकाउंट। अच्छा, ये ट्रेवलर यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, हट गया है, लोगो आ गया है। लेस विद द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द तिब्बतियन पिलग्राम गाइड विच प्लेस कपिल वस्तु 8 to 9 days वॉक ईस्ट ऑफ श्रीवस्ती। श्रावस्ती को श्रीवस्ती लिखा हुआ है, उस समय यही नाम था। एंड लुम्बिनी हाफ अ डे टू द साउथ ऑफ कपिल वस्तु एंड देन हाफ अ डे ईस्ट। मतलब ये अभी कैलकुलेशन चल रही है कि कैसे पता लगाया जाए कि किस जगह पे उनका जन्म हुआ था। तो ये सारी इधर बातें चल ही रही थी। तब तक जो है ये उनका जो रुम्मन देई का जो अभिलेख है वो मिल गया। अभी देखिए, जमीन की सतह से लगभग 3 फीट नीचे अशोक का शिलालेख मिला,
जब शिलालेख का पता लगाया जा रहा था तब श्री रिकेट्स को उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्यूरर पहुंचे, ये वही फ्यूरर है डॉक्टर, ठीक है ना, जिसने सारा घोटाला किया था, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहुंचे। स्तंभ जो पालिश किए हुए बलुए पत्थर का है, बीच में लंबवत रूप से विभाजित है, शायद बिजली से या सिर से टूट गया था, टूटा हुआ था। शिलालेख खूबसूरती से कटे हुए और अच्छी तरह से संरक्षित वर्णों की 4.5 पंक्तियों में है, औसतन लगभग 30 मिलीमीटर या ऊंचाई में 1 इंच से थोड़ा अधिक। अभिलेख का मुख्य अभिप्राय यह है कि देवों के प्रिय राजा प्रियदर्शी जब 20 वर्ष का अभिषेक किया गया था, इस स्थान पर आए और यहाँ पूजा की। यहाँ बुद्ध शाक्य मुनि पैदा हुए थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बुद्ध शाक्य मुनि पैदा हुए थे, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया। तो देखें दोस्तों, ये चीज तो कंफर्म हो गई कि सम्राट अशोक के समय में जिस बुद्ध को, मतलब अंग्रेजों के समय में जिस बुद्ध को कोई जानता तक नहीं था कि भारत में इनका जगह कहाँ पे है, जन्म स्थान कहाँ पे है। आज मारा मारी हो रही है कि नेपाल में है कि भारत में है, और अंग्रेजों के समय में कोई जानता तक नहीं था, मतलब कि भुला दिए थे, गायब कर दिया गया था बुद्ध को, अवतार बना के उनका इतिहास गायब कर दिया गया था। लाखों लाखों साल का दावा किया जा रहा था, पुराना सनातन सनातन चिल्लाया जा रहा था, है अवतार भी बना दिया गया था। आज जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था, वही चीज गायब कर दिया गया था। ऐसे ऐसे तो लोग थे, काल्पनिक देवी देवता बना के खूब पूजा हो रही थी, या बुद्ध की चीजें गायब कर दी गई थी। तो यहाँ पे पहली बार पता चला कि इस जगह पे जो है एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे ये पता चल पा रहा है कि बुद्ध का जन्म यहीं पे हुआ है। और ये लोग पहले से जानते थे कि है यहीं अगल बगल, क्योंकि भाई हेनसोंग तो 7वीं सदी में लिख के गया है, वो तो अंग्रेज के समय का था नहीं। बस ये खोजना था कि जो लिख के गया है क्या वास्तव में ऐसा कोई प्लेस था कि नहीं, लिखित रूप में मिल गया इनको। तो यहाँ से आप देखें कि हाँ, शाक्य मुनि बुद्ध पैदा हुए थे, और एक का कारण बना इसकी गवाही देते हुए खड़ा किए जाने वाला पत्थर का खंभा। अब वो जो पत्थर का खंभा था उसी पे ये लिखा हुआ मिल गया। यहाँ लुम्बिनी गांव में माननीय जन्म हुआ था। इस तरह लुम्बिनी उद्यान में गौतम बुद्ध के पारंपरिक जन्म स्थान के सटीक स्थान के बारे में सभी का संदेह दूर कर दिया गया। तो ये चीज वहां पे पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि भैया यहीं पे हुआ था। अब ये एक मंदिर था वहां पे, ये देखें, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा मंदिर था कि यहाँ पे जो है ना, मिस्टर स्मिथ गए पता लगाने के लिए कि भैया ये जो टेम्पल है इसमें घूमे देखें ये किसकी पूजा हो रही है। यहाँ तो बुद्ध का जन्म दिखाया जा रहा है, तो बुद्ध का जन्म है तो भैया हो सकता है कि यहाँ के लोग हों वो बुद्ध की जरूर उनके माता के, उनके घर की कुछ ना कुछ तो जरूर किए होंगे। तो चले मंदिर के अंदर देखें क्या है। तो गए बेचारे मंदिर के अंदर, तो ये उनको चित्र मिला था। यहाँ पे एक छोटा बच्चा, यहाँ पे देखें, देखिए ब्राह्मण कितना धूर्त होता है, चुटिया बना के लटका दिया है पीछे, देख रहे हैं, फर्जी का। यहाँ पे पीछे आप देखें जो चुटिया टाइप का लटका हुआ दिख रहा है, फर्जी का बनाया हुआ है, चुटिया उटिया नहीं है। अरे बुद्ध चुटिया थोड़े रखते थे, ये दिखाने के लिए कि इस चीज का ना बुद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, ये देखिए बगल में यहाँ त्रिशूल भी गाड़ दिया था, देवी देवता बना के इनका पूजा कर रहा था। तो जब वहां पे ये पहुंचे तो देखें ये क्या लिखते हैं। ये फर्दर कंफर्मेशन दैट दिस वाज इंडीड द साइट ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ बर्थ प्लेस। इस चीज पता लगाने के लिए कि भैया यही जगह जो है सिद्धार्थ का बर्थ प्लेस है, इसको पता लगाने के मिस्टर स्मिथ आइसिस subordinates from Gorakhpur visited the site and found within a Hindu shrine a stone bas relief showing Queen Maya giving birth। ये देख लीजिए। तो वो वहाँ विजिट करने गए और उनको पाया कि यहाँ पे जो है ना एक हिंदुओं का जो श्रीन है, उनका जो अपना एक टेम्पल टाइप का बना रखा है, वहाँ पे स्टोन बेस जो है ना उन्होंने बना रखा है क्वीन माया का, जो बच्चा बर्थ दे रही है, किसका, सिद्धार्थ का। द ब्राह्मण इंचार्ज, अब वहां का जो ब्राह्मण इंचार्ज था तो उसने क्या किया, यहाँ पे घुसने नहीं दे रहा था, उनको नहीं घुसने दे रहा था। वो जान गया था कि भाई अंग्रेज आया है तो पता लगा लेगा, सच्चाई जान जाएगा कि ये तो सिद्धार्थ गौतम का जगह है, उनका मंदिर है, टेम्पल है, आफत आ जाएगी। तो उन्होंने लिखा कि रोड स्मिथ वाज वेरी अनविलिंग टू परमिट द इमेज टू बी सीन। ठीक है ना, आसानी से परमिशन नहीं दे रहा था उनको देखने के लिए। बट सम परसुएशन एंड रुपीज, देख लीजिए, रुपीज ओवरकेम हिज स्कल्प्स। ये देखें कि पैसा घूस लिया, उसने पैसा लिया उस चीज को देखने के लिए, तब जाके जो है उनको देखने दिया। और तब ये उसको देखकर ये पता लगाए कि भैया हाँ
यही जगह जो है कन्फर्म हो रहा है कि बुद्ध का ये जगह है। यहाँ पे उनके टेम्पल्स भी मिल रहे हैं, भले ही ब्राह्मण आके कब्जा करके बैठा हुआ है। तो आप देखें कि लोगों ने पहले से ही सारी चीज़ें बुद्ध का या उनके रिलेटेड जगह का सब चीज़ बुद्ध से कुछ न कुछ बना था। ब्राह्मण ने तो बाद में जाके कब्जा करके अपना जो है धंधा पानी शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने लिखा है, स्मिथ ने ये साफ-साफ मेंशन किया कि हमसे पैसा लिया, घुसने नहीं दे रहा था कि ये सब सच्चाई। और आज भी आप देखें नहीं घुसने देते हैं। भई शूद्रों को इन्होंने क्यों नहीं घुसने दिया कि पहचान जाएगा कि ये तो हमारे बुद्ध का है। नहीं घुसने देते थे किसी को। उसके लिए तमाम फर्जी-फर्जी किताब लिख दिया कि विष्णु ने कहा है, तो भगवान ने कहा है, तो ब्रह्मा ने कहा है कि शूद्र को मंदिर में नहीं घुसना है, अछूत है, ये है, वो है। 50 तरह की कहानी गढ़ रखा था उसने। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ हुई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें पता चली, तो अब जो वार्डेल जो थे ना, ये पूरा इंटरेस्टेड हो गए कि भैया जो है हमको वहाँ पे खुदाई करवानी है और वहाँ पे हमको मतलब पता लगाना है। और उनको पता चल गया कि फुहरर जो है इस पर काम कर रहा है। तो उसको उन्होंने बहुत सारा लेटर लिखा था कि भई आप बताइए ना वहाँ पे जो मिला है, उस पर क्या लिखा हुआ क्या है? वो थोड़ा-सा हमें भेजिए ताकि हम लोगों को भी पता चले, हम भी कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। अब वो कोई रिप्लाई नहीं देता था, फुहरर उनको कोई रिप्लाई नहीं देता था। बहुत चालू व्यक्ति था ये। तो जब रिप्लाई नहीं देता था और ये सारा चीज़ बना के इसका गुरु था भूलर, जो अपने को बताता था कि संस्कृत के सबसे प्रकांड विद्वान हम हैं। ये देखिए ये पूरा इन लोगों का ग्रुप था और इस तरह से कैसे ये लोग जो है हर चीज़ नेपाल को देना चाहते थे, भारत को नहीं देना चाहते थे। क्यों? संस्कृत का विद्वान था। कैसे संस्कृत का विद्वान था? पक्का ब्राह्मण उसके अगल-बगल रहते होंगे। उन्हीं से कराता होगा, वही कान भरते होंगे सब। अब क्या रहा होगा, ये तो हम लोग सिर्फ़ यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इतना जान जाइए कि भूलर जो था वो संस्कृत का अपने को बताता था कि मैक्स मुलर के बाद दूसरा हम ही सबसे प्रकांड विद्वान हैं और उसी का ही चेला था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन जो है ना, उसका ये ट्रांसलेट करके क्या बताता है, इनफ टू रियलाइज़ द इनॉमरस सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंटेंस हिडा बूढ़े जाटे साक्यामुनि टी। मतलब हियर वाज बुद्धा साक्यमुनि बॉर्न। ये उसने अपना पता लगा लिया कि यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। एंड ऑफ द फ्रेज लुम्बिनी गामे, मतलब लुम्बिनी विलेज, ये लुम्बिनी विलेज में ही इनका जन्म हुआ है। ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, ये चीज़ भी पता थी लोगों को कि रास्ते में उनका जन्म हुआ था। स्क्रिप्चर से ये बात पता था कि उनकी माँ जा रही थी तो रास्ते में ही उनका जन्म हुआ था। ये तो सबको क्लियर था कि ये जो जगह लुम्बिनी गाँव में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ है, लेकिन इनके पिताजी का घर ये नहीं है, ये रास्ता है। पिताजी का घर कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु पे लड़ाई चल रही थी कि कपिलवस्तु है कहाँ पे? अच्छा, नेपाल ने क्या किया कि उसके यहाँ एक जगह थी किसी और नाम से, उसका नाम उसने बदल के कपिलवस्तु रख लिया है। उसने नाम ही बदल दिया नाम बदल के उसने कपिलवस्तु रख लिया है। अभी देखें कि बहुत सारे जो विदेशी अभी उसी को लोग मानते हैं। अभी भी आप देखेंगे ना तो लोग कहेंगे कि नेपाल का जन्म कपिलवस्तु नहीं, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ है जो नेपाल में है। लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ बदल सकती है। सारे देश जो हैं अब ये मानने लगे हैं कि नेपाल का जो कपिलवस्तु है वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिला है और वो एक फर्जी क्लेम है जो फुहरर और ये भूलर का बना बनाया एक खिचड़ी था इन लोगों का, ठीक है ना? ये सब लोग मानने लगे हैं। इन द फ्यूचर कुछ समय में भारत को का जो कपिलवस्तु आज है, उसी को मान लिया जाएगा कि यही जो है बुद्ध का असली जगह है, क्योंकि यहाँ पे सबूत ऑलरेडी बहुत पहले से मिलते आए हैं, सॉलिड एविडेंस मिले हैं। तो आगे देखें इसमें अब क्या होता है। तो ये सारे चीज़ हो जाता है। अब ये कपिलवस्तु जो था यहाँ से ये 32 ली और 80-90 ली ये लुम्बिनी, यहाँ पे ये चीज़ जा रही है लुम्बिनी में। अब लुम्बिनी से 2 फाड़ हो रही थी। लुम्बिनी जहाँ पे ये मिल गया ना कि लुम्बिनी यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बुद्ध का, तो वहाँ से 2 डायरेक्शन बँट रही थी। एक डायरेक्शन आ रही थी भारत में कपिलवस्तु की और दूसरा डायरेक्शन जा रहा था नेपाल में। वो भी मैं आप लोगों को चित्र दिखाता हूँ कि कैसे जो है। हाँ, ये चित्र आप देखें। यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नेपाल का है और नीचे वाला पोर्शन जो है इंडिया का है। ऊपर जो है वो नॉर्थ है और नीचे मतलब ये भी नॉर्थ ही है लेकिन साउथ समझिए एक तरह से। तो लुम्बिनी यहाँ पे जो जगह है ये नेपाल में है, राइट साइड में देखिए। यहाँ से 2 बन रही थी कि यहाँ से लुम्बिनी से ये नीलगिहवा का जो मिला था, तो ये 13 माइल नीलगिहवा तक और नीलगिहवा से फिर ओल्ड सिटी और ओल्ड सिटी से ये कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है नेपाल वाला कपिलवस्तु नाम नहीं था उस समय, ये फर्जी का बनाया गया था।
लेकिन लुम्बिनी से जो इंडिया में जो कपिल वस्तु बनाया गया था, ये सही था, ये भारत के बॉर्डर में पड़ रहा था। अब यहाँ पे सवाल था कि कौन सा कपिल वस्तु सही माना जाए। अब वहाँ पे तो कपिल भी वस्तु नहीं था नेपाल में उस समय। तो ये पूरा चक्कर था। अब देखिए होता क्या है, नेपाल सीमा के ठीक अंदर 3 बौद्ध स्थलों की खोज ने सीमा के भारतीय हिस्से में डंकन रिकेट्स के साथी संपत्ति प्रबंधकों के बीच हलचल पैदा कर दी थी। ये मैंने उसका ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आसानी हो जाए सब लोगों को। उनमें से एक विलियम पेपे थे। अब विलियम पेपे जो है ना, ये मैनेजर थे, बैंक वगैरह में काम करते थे। मैंने बताया कि जितने भी ये लोग आर्कियोलॉजी में थे, ये सब पार्ट टाइम निकाल के काम करते थे सब आर्कियोलॉजी में। इन सबको इंटरेस्ट था। सब जो है ये कोई कोई बैंक में काम करता था, कोई जो है सेना में था, कोई प्रोफेसर था। सब अपना अलग अलग समय निकाल के आ जाके इस पर काम करते थे सब ये। तो पेपे जो है, इनके भाई जॉर्ज थे, इनके साथ इनने मिलकर एक भूमि तय किया था कि इस जगह पर जो है हो सकता है। उन्होंने उस पर काम किया। तो उस क्षेत्र के दक्षिण में तुरंत नेपाली सीमा तक फैला हुआ था, जहां मेजर सिंह को 1893 में निगिलवा स्तंभ के टुकड़े मिले थे, जहां डॉक्टर फ्यूरर को हाल ही में कपिल वस्तु मिली थी। बड़पुर में पेप्स का बंगला सीमा से 6 मील दक्षिण में, निगिलवा से 17 मील दक्षिण और लुम्बिनी से 12 मील दक्षिण पश्चिम में था। सीमा पर खोजों की घोषणा के तुरंत बाद विलियम पेपे ने टीले या कोट्स में रुचि लेना शुरू किया। अब विलियम पेपे जो थे ना, उन्होंने उनको जो टीला मिल गया यहाँ पे पिपरावा में, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से जाने जाते थे, जो सीमा के करीब बर्डपुर स्टेट के उत्तरी क्षेत्र में फैले हुए थे। वे पिपरावा गांव में और उसके आसपास विशेष रूप से प्रमुख थे, जो सीमा से केवल आधा मील दूर था। तो अब ये आपने देखा ही कि यहाँ पे जो है ये कपिल वस्तु यहाँ पे आ रहा है, सीमा से आधा मील दूर इस साइड में है, भारत क्षेत्र में। तो ये यहाँ पे ये सीन देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना राइट साइड में, यही है पिपरहवा का स्तूप। ये पूरा ढका हुआ था मिट्टी से। इसको फाइंड आउट करके, और जो विलियम्स पेपे जो थे ना, इसी का एक्सकेवेशन करवाए थे। इसके बीच में, ठीक बीच में स्क्वायर कट मरवा के और उसका खुदाई करवा रहे थे। बहुत सावधानी से इन्होंने करवाया था। देखिए इसमें क्या लिखे हैं। पेपे ने बाकी से अधिक प्रमुख एक कोट पर नजर डालने का फैसला किया और अपने कामगारों को टीले के ठीक पार एक खाई खोदने के लिए कहा, जिसमें 16 गुना 16 बाई 10 3 इंच की बड़ी ईंटों से बनी एक बड़ी संरचना को उजागर किया। इस बात से संतुष्ट होकर कि यह बौद्ध स्तूप था, उन्होंने अपनी खुदाई बंद कर दी और गोरखपुर में विंसेंट स्मिथ से संपर्क किया। उस समय गोरखपुर में थे विंसेंट स्मिथ। अब वो वही ये सारा चीज देखते थे, तो उनसे संपर्क किया, क्योंकि परमिशन भी तो लेनी थी ना। तो अगले शीत मौसम की शुरुआत में अक्टूबर 1897 स्मिथ ने पिपरहवा स्थल का दौरा किया, क्योंकि जब खुदाई होती थी ना, तो खुदाई में आपको परमिशन लेनी होती थी। और कर्निंघम महोदय के बाद से, जैसा कि मैंने बताया, कि कई सारे ऐसे एक्सकवेशन वाले आ गए थे जो स्तूपों को तोड़ मोड़ देते थे। मतलब उनको इससे मतलब ही नहीं था कि यार ये स्तूप बर्बाद हो जाएगा, कोड़ देते थे पूरे के पूरे। कई स्तूप तो इन लोगों ने वैसे ही, इनके जो मजदूर लगाते थे, मजदूर सोचता था कि नीचे जो है खजाना छुपा है, वो ये नहीं सोचता था कि ये स्तूप ही सबसे बड़ा खजाना है, कोड़ देते थे सब। तो वो चीज हुआ था। तो यहाँ पे इनको बहुत, अब क्या हुआ ना, स्मिथ जो है, जैसे ये मेरिट से आया था ना, तो इसने बड़ा ध्यान दिया था कि आराम से खोदना है। तो इसकी बिना परमिशन के नहीं होती थी। तो दौरा किया उस जगह का, और फिर उसने पता लगाया कि ये जो ईंट का साइज है, ये तो मौर्यन से भी पुराना लग रहा है। इसी ने ये फाइंड आउट किया कि ये तो बहुत पुराना लग रहा है। तब उसने उनको परमिशन दिया कि हाँ खुदाई करो। तो ये आप साइट देख सकते हैं। कुछ दशक पहले कर्निंघम ने देखा था कि प्राचीन स्मारकों की ईंट प्रत्येक बीतती सदी के साथ छोटी होती जाती है। इससे एक चार्ट तैयार होता है। कर्निंघम ने ऑलरेडी एक चार्ट तैयार किया था ईंट का। इससे पता चलता है कि पिपरहवा के स्तूप पर इस्तेमाल किए गए बड़े आकार की ईंटें अशोकन अवधि से पहले की हैं। तो जैसे जैसे प्राचीन काल के जो ईंट थे वो बड़े होते थे, बाद में छोटे हो गए थे। तो अशोकन से भी बड़ा ईंट था। तो इन्होंने इससे पता लगाया कि ये सम्राट अशोक का जो चीजें बनवाते थे उनसे पहले का है। अब ये देखें, ये जो स्तूप आप देख रहे हैं नीचे, इसके ऊपर देखें बीच में ऐसे स्क्वायर साइज का कट मारा गया था खुदाई के लिए, कि अगर कुछ होगा तो ठीक इसी के नीचे होगा।
तो स्मिथ की सलाह के बाद विलियम पेपे ने 1897 का क्रिसमस उत्सव समाप्त होते ही अपनी खुदाई फिर से शुरू कर दी। परमिशन मिल गया, खुदाई उसने शुरू कर दिया। केंद्र में स्तूप के ऊपर से एक वर्गाकार शाफ्ट डूब गया था और पेपे ने हर चरण में माप लिया, जबकि उनकी पत्नी ने चित्र बनाए। अब देखें, ये सब जो था पति पत्नी मिलके काम कर रहे थे। मैं बैंक मैनेजर था, पैसे की कमी थोड़े थी, आराम से रह सकते थे। भारत के लोगों को कोई मतलब नहीं था, आज भी कोई मतलब नहीं है। सब लोग जो है अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंग्रेज भी अपनी लड़ाई ही तो लड़ रहा था ना। भारत में क्या था, वो भी तो लड़ने आया था। लेकिन देखें इनका प्रेम, देखें कि ये बेचारे जो है बुद्ध की भारत की पुरानी सभ्यता खोजने में लगे हुए हैं। पत्नी चित्र बना रही है पूरा, कैसे कैसे क्या करना है, और खोजे पड़े हुए हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए 10 फीट की गहराई पर उन्हें एक छोटा साबुन का पत्थर का फूलदान मिला, जो टूटा हुआ था। खोद रहे थे तो 10 फुट जैसे खोदे थे, एक फूलदान मिला था और मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ मोतियों, क्रिस्टल और छोटे सोने के गहने थे। ठीक है ना। यह निराशाजनक था। अब इन लोगों के लिए तो निराशा था, इन लोगों को सोने से थोड़े मतलब था कि हमको सोना मिल जाए, खजाना मिल जाए। अरे भैया, वो बुद्ध को खोज रहे थे सब। ये बंदे जो हैं, इनको सोना चांदी खजाना इनके लिए मायने नहीं था उस समय। इनके लिए मायने था कि यार बुद्ध का जन्म है कहाँ। वो तो बोल रहा है कि बुद्ध के मृत्यु के रिकॉर्ड रखे गए हैं नीचे जहाँ उनका घर है, तो वो कहाँ है। तो इसे निराश हो गए कि यार ये क्या सब क्या मिल रहा है, सोना का गहना मिल रहा है, क्रिस्टल मिल रहा है, मोती मिल रहा है। लेकिन स्मिथ ने उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचने तक जारी रखने का आग्रह किया था। स्मिथ जो था, विलियम स्मिथ, वो बोला कि भैया देखो, हम सिफारसी वाले बंदे हैं नहीं, हम मेट्रोरियस बंदे हैं। ठीक है ना। हम खोदो, उसको पूरा जमीन तक अंदर तक खोदो, देखो मिलना होगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे खुदवाया गया आगे। इसीलिए काम फिर से शुरू हुआ। मिट्टी में 18 फीट ठोस ईंटवर्क के माध्यम से खुदाई करने के बाद पत्थर का एक विशाल सैलाब प्रकट हुआ। अब देख लीजिए, 18 फीट जब खोद देते हैं नीचे, इनको पूरा जो है एक विशाल सैलाब जो होता है ना, कैफन टाइप का, वो चीज मिल गया। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो गई कि लो भाई साहब देखो, कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब ये चीज मिला था यहाँ पे, देखें ये आपको दिख रहा है ना, ये मिला था। इसके ऊपर ये कितना था, तो एक 1537 पाउंड इतना का ये कैफन मिला, ताबूत मिला। और इसके ऊपर जो कवर रखा हुआ था वो था 408 पाउंड का। ठीक है ना, इसके ऊपर का जो कवर था। लेकिन वो कवर जो है 4 टुकड़े में टूट गया था, इसलिए कि ऊपर से जो ईंट का दबाव था, या पता नहीं खुदाई के समय सब उसी पे मार दिए थे, क्या किए थे। लेकिन भीतर का सामान पूरा सुरक्षित था, आसानी से कवर हट गया था, भीतर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, जो चीज रखा हुआ था। अब क्या होता है यहाँ पे कि उसके भीतर जो है ये 5 तरह की चीजें मिली। ये देखें ये क्या क्या लिखा हुआ है। 6 से 7 इंच ऊंचे साबुन के पत्थर के 3 छोटे फूलदान प्रकट करने के लिए, एक छोटा सा सोप स्टोन बॉक्स और 3.5 इंच ऊंचा एक क्रिस्टल कटोरा, सभी सही स्थिति में मिले थे। और उनको खोला तो पता चला कि हड्डी के टुकड़ों के साथ साथ सोने के कई छोटे छोटे आभूषण भी थे इसमें। ये जो कलश देख रहे हो ना इधर लेफ्ट साइड वाला, इसी में बोन मिला था। अब बाकी सब में जो है कुछ कुछ चीजें मिली थी, जो आभूषण और स्टोन के क्रिस्टल्स, जिनमें सोने की पत्ती पर अंकित कई चित्र शामिल थे, मानो आकृतियां, एक शेर, एक हाथी, एक स्वास्तिक, तारे और फूल। इन सब में छोटे कलशों के ढक्कन पर एक लंबा शिलालेख था। अब ये सबसे खास बात ये थी कि ये सारा चीज तो मिल गया, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा था कि भाई साहब हम लोग कैसे मान लें कि ये बुद्ध का ही है, कोई और भी तो व्यक्ति हो सकता है? हम लोग कैसे मान लें कि ये बुद्ध का ही है? भाई कहीं भी आजकल कोई मूर्ति मिल जाती है, कुछ ये चीज मिल गया, किसी का बोन मिला, कलश मिल गया, हम क्यों माने कि बुद्ध का ही है? हम क्यों माने कि राम का ही है, कृष्ण का ही है, किसी का ही है? क्यों मान लें भाई? स्तूप है, चलो मान लेते हैं बुद्धिस्ट का होगा, लेकिन हम ये क्यों माने कि बुद्ध का ही होगा? सवाल ये खड़ा था यहाँ पे। लेकिन आपको तो पता ही है कि बुद्ध धम्म जो है बहुत चतुर चालाक रहा है, आज का थोड़े ही है, बहुत पहले का है। अब बहुत पहले से वो चतुर चालाक रहा है, तभी तो कहा गया कि पूरे विश्व में अगर कोई चतुर व्यक्ति था तो वो बुद्ध थे। तभी तो कहा गया, पूरे विश्व ने ऐसे ही थोड़े बुद्ध को स्वीकार किया है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया था कि जब ये चीज दफनाई थी ना, तो उस पे बकायदे लिख भी दिया था कि भैया ये बुद्ध की ही अस्थि है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया था। जानते थे
कि भविष्य में जो है कोई ऐसा मंद बुद्धि के लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। दुनिया में तमाम तरह के सिविलाइजेशन नष्ट होती है, तभी तो एक पूरा एक ताबूत बना के उसके भीतर रख के लोटे में टेरिकोटा का लोटा बना के उस पर लिख के बकायदा रख दिया गया था। आप सोचें कि आज भी आप दफनाते हैं अपने, हम लोग दफनाते हैं अपने पूर्वजों को दफनाते हैं, तो जब ऊपर हम बनाते हैं स्तूप वगैरह तब तो कुछ लिखवा देते हैं कि स्वर्गीय, और अभी तो नारकीय भी लिखवाना शुरू हो गया है। नारकीय, जब स्वर्गीय लिखवा रहे थे तो नारकीय भी तो लिखवाना पड़ेगा ना, हमारे पास गारंटी थोड़ा ही है। तो भाई अब लेकिन उस समय आज से 2300 2400 2500 साल पहले कोई लोटे पर कैसे लिखवा सकता था, लेकिन लिखवा के रखे थे। जानते थे कि भविष्य में जो है मंदबुद्धि के बालक पैदा हो सकते हैं, भविष्य में है इस चीजों को कब्जाया जा सकता है, सबूत देना पड़ेगा। ये भविष्य की सुरक्षा के लिए रखा जा रहा था कि भविष्य में अगर कोई खोले, कभी कुछ मिले, तब लोगों को पता चले कि भैया बुद्ध कभी थे, उनका अस्तित्व। तो ये यहाँ पे लिखित, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसका चार्ल्स एलन की बुक है ये, उसमें से मैंने ये हिंदी अनुवाद किया हुआ है। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लंबा शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन इस लोटे पे तो लिखा ही हुआ था, यहाँ पे जो आपको तरह तरह के बोन्स जो मिले ना, और जो तरह तरह की आकृतियां मिले, उसमें ध्यान दीजिएगा क्या रखा था। मानव आकृतियां, इंसान की तरह आकृति, छोटे छोटे इंसान की तरह आकृति बनते थे उस समय, वो बनाया गया था। एक शेर, अब लोग कहते हैं ना कि बुद्ध के समय में जो है मूर्तियां नहीं बनती थी, अरे मानव आकृतियां बनती थी, देवी देवता नहीं होते थे, इंसान की आकृतियां बनती थी, और ये बुद्धिस्ट ही बनाते थे। तभी तो बुद्ध के ही जो जहाँ दफनाया गया है इनके रिलिक्स को, वहीं पे ये चीजें मिल रही हैं। और देखें मानव आकृतियां, एक शेर, शेर प्रतीक है बुद्ध मार्ग का, तो शेर रखा गया है। एक हाथी, हाथी भी प्रतीक है बुद्ध मार्ग का, हाथी भी रखा गया है। एक स्वास्तिक, अब ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्वास्तिक आप लोग जो पूछते हैं ना कि आज ब्राह्मण लेके बैठा हुआ है स्वास्तिक स्वास्तिक, भैया स्वास्तिक बुद्धिस्ट का ही है, और बुद्ध से ही जुड़ा हुआ स्वास्तिक है, इस बात को समझे। चूंकि मौर्यन से भी पुरानी वो ईंट थी, और उसके भीतर जो दफनाया गया वो मौर्यन से भी पुराना था, तो उनसे पहले भी कोई स्वास्तिक, मौर्यन से भी पहले स्वास्तिक बुद्धिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। और ये देखें तारे और फूल, ये सारे के सारे जो प्रतीक थे ये बुद्ध के थे। और फिर इनके ऊपर एक लंबा शिलालेख भी लिख दिए थे ताकि किसी को कंफ्यूजन न हो कि ये बुद्ध का है। ये तमाम जो प्रमाण है, सबूत हैं, दुनिया में आज तक किसी पुराने किसी भी जो लोग कल्पना करते हैं कि हमारा ये ईश्वर है, हमारा ये पैगंबर है, हमारा ये अवतार है, हमारा ये गॉड है, गॉड का बेटा है, किसी ने आज तक लिखवाया? नहीं, बुद्धिस्ट लिखवा रहे थे भाई साहब। बुद्ध की संस्कृति जो है, आप देखें कि कितने चतुर चालाक लोग थे उस समय ये काम कर रहे थे। अरे दफनाने की परंपरा तो बहुत जगह है, क्यों नहीं आप लोगों ने लिखवाया, क्यों नहीं आपके सबूत मिलते हैं? इनके क्यों मिले, जबकि इनके हर चीज पे किसी ने कब्जा किया। भारत इतने सालों तक गुलाम रहा, इतने लोग आए गए, फिर भी बुद्ध की चीजें जो हैं, ये लोग इतने चतुर चालाक थे कि जमीन के नीचे भी दफना के रखे थे। बेटा तुम ऊपर तो कुछ भी कबाड़ा लोगे, जमीन के नीचे तुमको पता भी नहीं चल पाएगा, हमारी चीजें तब भी सुरक्षित रहेंगी। तो ये था, आप देखे क्या लिखा हुआ था इस पे। द इंस्क्रिप्शन रीड्स शाली शाली निधाने, शलिल निधाने बुधाशा भगवते। और आप जानते हैं कि भगवत शब्द जो है वो बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल होता है, पूर्व बुद्धों के लिए इस्तेमाल होता है। भगवतो कोड़ा गमनस्य, भगवतो शीघ्री, भगवतो बुद्धाशा, शाक्य मुनि बुद्धाशा। तो यहाँ से ये पता चला कि भैया भगवतो बुद्ध के बारे में ही ये चीज लिखा गया है, रिलिक्स ऑफ बुद्धा लॉर्ड, इसका ये मतलब हुआ। देखिए भगवत का ट्रांसलेशन उस समय वो लोग लॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि ब्राह्मण ने बता रखा था कि भगवत मतलब देवी देवता होता है, लॉर्ड होता है, गॉड होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों को ब्राह्मण ने हर पाली का मतलब जो है संस्कृत में बना बना के फंसा रखा था। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस लोटे पर ये लिखा हुआ, ऊपर देखिए ना इसके गर्दन पे लोटे का जो नेक है, इस पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, धम्म लिपि टाइप का, अशोक से भी पूर्व धम्म लिपि में लिखा हुआ है। और अगर किसी को लगे कि ये कहाँ से चित्र इमेज, तो देख लीजिए यहाँ पे भारत सरकार की मोहर भी है, ध्यान से देख लीजिए, राइट साइड में नीचे भारत सरकार की मोहर है। और ये कोलकाता म्यूजियम में रखा गया है, जिसको भी डाउट है जाकर देख ले भाई साहब।
साफ साफ लिखा हुआ वहां पे, और ये जो है प्रमाणिक चीज है वहां पे आज भी अवेलेबल है। अब कौन व्यक्ति होगा जो कह देगा कि भैया बुद्ध थे कि नहीं थे, उस पर कौन प्रश्न करेगा? अरे यहाँ पे सिर्फ रेलिक्स नहीं मिला है, सिर्फ स्तूप नहीं मिला है, लिखित लिख के भी दे दिया है उसने। अब लिखित मिल जाए, इतना सारा चीज मिल जाए, तो और भैया आपके क्या प्रमाण है कागज पे कि ये यहाँ से फ्लाई किया, ये वहां से उड़ गया, वो वहां से टपका, ये यहाँ से टपका, और मान लो वो प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण ये होता है जब उनके ही समय में वो ही खुद लिखित दे रहे हैं। ये उतना ही साइंटिफिक एविडेंस है जितना साइंटिफिक एविडेंस आज की डेट में हम मानते हैं कि आइंस्टीन मर जाए, न्यूटन मर जाए और उनकी कब्र पर हम लिखवा दें कि ये न्यूटन का ही कब्र है, ये जो है इनका ही कब्र है। ये चीजें जो है आप यहाँ पे देखें, तो ये सारी चीजें थी। अब आगे देखें इसमें, और ये उस समय जो है पेपे ने ये पूरा अपने पढ़ पढ़ के, चूंकि उन्हीं को कलश मिला था, तो उस कलश में जो जो लिखा था उसको लिखकर और कई जगह भेजते थे कि भैया ट्रांसलेट कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। सबसे वो वेरीफाई करवाते थे कि इस पर लिखा हुआ क्या है। इसके भीतर ये आपको देखें कि ये कॉइन टाइप का मिला हुआ था जो गोल्ड का था, और इस पे आप राइट साइड में देखें तो ये स्वस्तिक बना हुआ है। यहाँ पे स्वस्तिक बना हुआ है, और ये बुद्धा के रेलिक्स के साथ मिला हुआ है। दोस्तों स्वास्तिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो व्यापार होता था तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता तक गया, और इसको जो है भारत का चूंकि श्रमण परंपरा का हिस्सा रहा है स्वास्तिक, तो बुद्ध के साथ भी, बुद्ध के समय में भी स्वास्तिक जो है बौद्धों का ही रहा, क्योंकि श्रमण परंपरा का हिस्सा था। और उनके मृत्यु के साथ उनके रेलिक्स के साथ भी मिला, जहाँ साफ साफ लिखा है कि ये बुद्ध की ही अस्थि है, वहां पे भी ये बात लिखा हुआ है, वहां पे भी ये बनाया गया है स्वास्तिक, शेर भी बनाया गया है इसमें। दोस्तों ये सबूत होता है। जिसको भी डाउट है कि स्वास्तिक किसका है, अपना कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लीजिएगा। नीचे लिखा भी गया है वन ऑफ द गोल्ड डिशेस विथ लायन एंड स्वास्तिका, किसके साथ? तो बुद्धा रेलिक्स के साथ अंदर मिली है दोस्तों ये। और देखें ये सारी जो है, ये पिपरहवा का जो स्तूप के नीचे वो जो तरह तरह के वेसल्स थे उसमें ये सारी चीजें मिली हैं। ये देख लीजिए ध्यान से, सारा चीज सुरक्षित है ये अभी भी। ये देखें, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलाकृति, ये जो है स्टोन्स जो हैं तरह तरह के क्रिस्टल टाइप के जो स्टोन, और ये तारे टाइप के, फ्लावर टाइप की ये चीजें बनाए गए थे, वो उसमें साथ में रखे गए थे। ये देखें ये सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप देखें, ये सारी चीजें मिली हुई हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे त्रिरत्ना मिला हुआ है, जो सांची का स्तूप बाद में बनाया गया है ना, उसमें ये त्रिरत्ना आप जो देखते हैं, त्रिशूल टाइप का ये आपको दिख रहा होगा। ये त्रिरत्ना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, त्रिशूल टाइप का दिख रहा है। तो ये सारी चीजें सोचे, बुद्ध को जब दफनाया जा रहा था, जब बहुत ज्यादा स्तूप नहीं बने थे, तब भी ये चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब कि त्रिरत्न वगैरह जो है बुद्ध के समय में भी प्रचलित था और श्रमण परंपरा का ऑलरेडी हिस्सा था। और ये चीजें, ये जो आकृति है ये मिली है अभी जो सिनौली का जो वहाँ का जो बताया जा रहा है कि जो वहाँ का राजा था, जो डबल कैफन बताया जा रहा है, जो कब्र बताई जा रही है कि जो डबल साइज का है, उसके ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसमें ये सब पाए जा रहे हैं, इस तरह की आकृति। यानी कि ये सब के सब श्रमण परंपरा से होते हुए आए हैं। अब बुद्ध मार्ग भी श्रमण परंपरा में ये सारी चीजें सम्मिलित थी दोस्तों। ये पूरा क्लियर एविडेंस है, और ये एविडेंस इधर उधर के नहीं है कि कोई बाद में आया, ये ऑलरेडी सुरक्षित है। और ये 2400-2500 साल पहले के लिखित रूप से अंडरग्राउंड जमीन में जमींदोज थे दोस्तों, भविष्य के लिए छोड़ रखा गया था। जानते थे शायद वो लोग कि कभी भविष्य में इंसान, कभी तो उसकी अकल होगी, कभी तो अकल होगी, कभी तो होगा, ऐसा हो सकता है कि हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, कभी हमारी चीजें जरूरत पड़े हैं। भाई मिस्र की तरह तो अंधविश्वासी ये लोग नहीं थे। क्या करता था, जीभ निकाल देता था, जिगर निकाल देता था, शरीर पर लेप लगा के मम्मी बना के डाल देता था। उसको विश्वास था कि कभी रूह कोई आएगी, कभी इंसान जिंदा हो जाएगा, उसको ऐसा सोचता था। ये लोग नहीं सोचते थे ऐसा। शरीर बर्न कर देते थे, जला देते थे, जानते थे कि शरीर के बाद से कोई आत्मा उत्मा नहीं होती है, खत्म कर देते थे ये लोग पूरी तरह से हैं। और ये क्या करते थे, सिर्फ हड्डियों को रखते थे संजो के, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का ये है, ये कभी अस्तित्व में था, इसके लिए। तो ये सारे आप सबूत देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें होता क्या है कि
जो फुहरर था ना, फुहरर, ये सारा तो इधर एक्सकवेशन हो रहा था, ये सारे सबूत मिल रहे थे। दूसरी तरफ जो फुहरर है, वो क्या कर रहा था कि एक दूसरी तरफ षड्यंत्र खेल रहा था। षड्यंत्र क्या था कि भाई जो वार्डेल थे ना, इन्होंने जब सारा चीज़ पता लगा लिया था कि भाई हमको ये पिपरावा का एक्सकवेशन कराना है, जगह सब चीज़ पता लगा वगा लिए, तो इन्होंने जो एशियाटिक सोसाइटी थी कोलकाता की, वहाँ पे लेटर लिखा कि भाई देखिए ये सारा चीज़ हमने नीलगिहवा और जो लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन है उसके आधार पर तय कर लिया है, और जो ये है हेनसोंग का जो नोट्स है उसके आधार पर मैंने साइट तय कर ली है, और प्लीज़ मुझे जो है फंड प्रोवाइड किया जाए, मैं वहाँ पे एक्सकवेशन कराना चाहता हूँ। अब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, समय बीता, 1 बीता, 2 बीता, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब ये जाके वहाँ पे वो कर दिए भई कि कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है, वो पहुँच गए वहाँ पे, देख रहे हैं कि कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है, तो इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया जो है वहाँ पे बता दिया कि भई देखें, इसके आधार पर मैंने ये तय किया है कि यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं और यहाँ पे जो है बुध का बर्थ हो सकता है। जब मीडिया ने ये खबर छापनी शुरू की, तब उस वो तैयार हुआ एशियाटिक सोसाइटी। उसने कहा कि ठीक है, हम तुमको 1.5 हफ्ते का देंगे छुट्टी, 1.5 हफ्ते का समय देंगे, और 1.5 हफ्ते का तुमको भत्ता और फंड भी देंगे, जाओ खुदाई करो। अब बशर्ते कि एक शर्त है, जहाँ पे तुम प्रोफ़ेसर हो, पहले ये सेना में थे, सेना से पढ़े लिखे हैं और उधर से हट के फिर प्रोफ़ेसर बन गए थे वार्डन। तो अगर वो तुमको दे देगा छुट्टी, तब तुम जाना। अब क्या हुआ कि सब चीज़ तैयार हो गया, अब वो छुट्टी ही नहीं दिया, नहीं दी छुट्टी उसने। अब छुट्टी नहीं दी तो ये बेचारे फँस गए कि अब कैसे जाएँ यार? रोज़गार का भी तो सवाल है ना। आपके पास रोज़गार ही नहीं रहेगा तो आप खुदाई ही करके क्या करोगे? तो अब वो सोचे कि यार छुट्टी नहीं मिल रहा है, अब कैसे हम खुदाई करें, कैसे एक्सकवेशन करें? तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि चलो तो वेट कर लेते हैं, 6 महीना तक इन्होंने वेट किया। अच्छा, मौसम का भी था, बरसात का मौसम होता आता था तो ये लोग नहीं खुदाई कर पाते थे। जाड़े के ही मौसम में खुदाई होता था, आराम से धीरे-धीरे करते थे लोग। तो अब क्या होता है कि ये 6 महीने का जो समय बीता, इस बीच में इनको पता चला कि यार जो डॉक्टर फुहरर था, इसको एशियाटिक सोसाइटी ने ऑफ़र दे दिया कि भाई तू जा और खुदाई कर ले। और जो मानचित्र मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस मानचित्र के इस भारत वाले साइड के कपिलवस्तु में इनका बुध का सबूत मिल रहा है, और उधर नेपाल वाले साइड में जो है मिल नहीं रहा था, वहाँ पे फुहरर पहुँच गया। ये संस्कृत वाले थे सब, पूरा संस्कृत वाला था ये। इसका गुरु भी संस्कृत वाला था, पहुँच गया वहाँ पे। जाके एक वो फैला दिया फेक न्यूज़ कि यहाँ पे जो है हेनसोंग के और फाहियान की किताबों से पता चलता है कि यहाँ पे शाक्य वंशियों का नरसंहार हुआ था बुद्ध से पहले ही, तो उनकी कब्रें मुझे मिल गई हैं, उनके सबूत मिल गए हैं, तरह-तरह के सबूत दिखाना बताना शुरू कर दिया। और जब इनने जो है वार्डन जो हैं, ये जब वार्डन ने जब खोजना शुरू किए, स्मिथ खोजना शुरू किए हैं, तो पता चलता है कि कोई सबूत ही नहीं मिला है, कुछ भी सबूत नहीं था, ऐसे ही हवा मार रहा था। अब क्या हुआ कि वो पकड़ा गया सीधे-सीधे कि ये तो झूठ बोल रहा था, ये तो पूरा एक गेम खेल रहे थे कि जो सबूत मिला है बुद्ध का यहाँ पे कपिलवस्तु में, इसको झूठा ठहरा के अब वहाँ पे दिखा दिया जाए कि नहीं-नहीं ये कपिलवस्तु नहीं है, वो जो वहाँ का जो जगह है नेपाल का, वो कपिलवस्तु है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो अब यहाँ पे जब ये पूरी तरह से पकड़ा गया तो देखें यहाँ पे लिखते हैं देयर कैन बी नो डाउट दैट स्मिथ एंड वर्डेल बोथ हैड एक्सेस टू ग्रिंड। मतलब इन दोनों के पास अब कुल्हड़ा था उसको काटने के लिए, पकड़ा गया था उसका चोरी। बट अब देखें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लोगो लग गया है, क्वेंट इन्वेस्टिगेशन बाय डॉक्टर फुहरर सक्सेसर बाबू पूर्णा चंद्रा मुखर्जी conclude that Fuhrer's excavation at Nigilwa and Sagarhava had been badly botched and his claims bogus. The large number of the stupas which he identified as the massacre of the Sakyas, मतलब कि इन्होंने जो फाइंड आउट किया था कि भाई साक्यों का नरसंहार किया गया था, वो ये सब बोगस है, झूठा क्लेम है, वर नो सूनर ट्रेस्ड देन डिस्ट्रॉयड इन द होप ऑफ फाइंडिंग रिलिक्स. His alleged discovery of several inscriptions in pre-Ashoka characters has been proved to be not based on facts. और ये भी बोल दिया कि इन्होंने जो ये कहा है कि प्री अशोका के पहले का है, वो भी जो है वो फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। Altogether his result were very unsatisfactory and not less conflicting. ठीक है ना? तो ये बात आ गई।
अब क्या हुआ कि जब फुहरर जो था, अब इसके पास जो है इसका इज्जत जो है जा रहा था, इसका इज्जत जो है गायब हो रहा था। अब ये क्या किया कि रिजाइन उजाइन करके सीधे भाग गया। ये इसकी पूरी पोल खुली ना फुहरर की, तो ये अपना रिजाइन उजाइन करके भाग गया। यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, डॉक्टर फुहरर पर्सनल ट्रेजेडी, द लॉस ऑफ हिज रेपुटेशन एंड द कोलेप्स ऑफ ए a promising career as an archaeologist was followed almost immediately by a much greater one, the disappearance of his patron, the renowned संस्कृतिस्ट प्रोफेसर जॉर्ज बूलर। देखिए यहाँ पे एक और घटना घटी थी। इसका जो पेट्रॉन था, इसका जो संरक्षक था, इसका जो गुरु था, ये भूलर जिसको मैं बोल रहा था कि ये संस्कृत का अपने को ठहराता प्रकांड विद्वान है, ये भी गायब हो गया। ये कैसे गायब हुआ कि रात में बताया कि भाई हम तो लेक में जा रहे हैं, और उसके बाद से वो मिला ही नहीं। भूलर जो है, जिसके बहुत सारे आप आज भी देखेंगे कि एंटिक्विटीज में इसके कई सारे पेपर वगैरह मिलते हैं, वो भी गायब हो गया। और यहाँ पे इन्होंने लिखा कि क्वेश्चन उठा कि वाई द प्रोफेसर शुड हैव चूजन टू गो बोटिंग इन द नाइट वाज नेवर एक्सप्लेन्ड। तो इन लोगों की चीजें जो है ना, ये झूठी भी निकल रही थी, फिर ये गायब भी हो गया। और इसके बाद से उन्होंने कहा कि डॉक्टर फुहरर डिपार्चर एंड प्रोफेसर भूलर्स डेट लेफ्ट अनरिसॉल्व्ड द इशू साइट ऑफ कपिलवस्तु। मतलब ये जो कपिलवस्तु की साइट थी ना, ये अनसॉल्व हो गई इन दोनों के गायब होने के बाद से। यहाँ लिखते हैं कि द ग्रेट स्टोन कॉफर एंड इट्स कास्केट्स फाउंड बाय विलियम पेपे एट पिपरावा वेंट टू द इंडियन म्यूजियम इन कलकत्ता एट द रिक्वेस्ट ऑफ किंग चुलुनकारा। द रेलिक्स देमसेल्फ फाउंड अ न्यू होम्स इन सियाम। ये जो विलियम्स पेपे ने जो फाइंड आउट किया था, ये इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखें कि इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि बुद्धा जो है उनका कोई सबूत है कि नहीं है, तो नेपाल में दिखाने के लिए फुहरर ने ही एक कोशिश की थी कि ये दिखा दे कि नेपाल में उनका जन्म हुआ था। और उसने झूठ मूठ का कहा कि उसने बहुत सारे ऐसे कब्र खोज लिए हैं। भाई कब्र आप कैसे खोजोगे, बताओ ना आप। कब्र, जो बौद्ध थे वो अपने शरीर को जलाते थे, जलाकर उनके हड्डियां जो हैं वो उसमें दफनाते थे, हड्डियां तो दफनाते थे वो। तो आपने क्या खोजा था, क्यों नहीं सबूत दिए? कुछ भी नहीं सबूत दिया, कोई ना इंस्क्रिप्शन मिला ना कुछ मिला। झूठ मूठ का उसने तमाशा बना दिया कि जो हैन सॉन्ग की किताब में लिखा है, फाहियान की किताब में लिखा है कि बुद्ध के मरने से पहले ही शाक्यों का नरसंहार हो गया था, और नरसंहार हो गया था तो उनके जो है लाशें जो है दफना दी गई थी। तो वो सारी कब्रें मुझे मिल गई हैं नेपाल में, इसीलिए यही असली कपिलवस्तु है, यही इसने क्लेम किया था। अब फर्जी रेलिक्स और ये चीजें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं दिखा पाया। तो ये एक प्रोपेगेंडा के कारण लोग जो हैं उसको उस समय मान्यता मिल गई कि भाई नेपाल में ही जो है ना बुद्ध का जन्म हुआ था। और लेकिन लिखा हुआ था कि भाई बुद्ध का जो जन्म स्थान है, जब बुद्ध मरे थे ना, एक चीज समझिएगा आप, जब बुद्ध मरे थे तो उनके जो अस्थियां थी उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक जगह ये भी में आया है कि 10 जगह किया गया था। ये सब भरहूत के स्तूप पे बने हुए मिले हैं बकायदे कि इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। त्रिपिटक में भी लिखा हुआ है ये बात। तो जब डिवाइड किया गया था तो वो उसमें से जो रिलिक्स थे ना, वो उनका जो जन्म स्थान था पिपरावा, वहां पे भी लाके नीचे दफनाया गया था। यही बात फैन सॉन्ग ने मेंशन की थी कि उनका रिकॉर्ड जो है उसके नीचे है। और 84,000 स्तूप की जो बातें आई थी उसमें भी सम्राट अशोक के जो बनाए गए बहुत सारे स्तूप हैं उनमें एक एक हड्डी मिलता है। जो 84,000 स्तूप है ना उसमें एक हड्डी मिलेगा, बाकी सब ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसमें ढेर सारे मिल रहा था, लिखा भी हुआ मिल रहा था कि ये बुद्ध का है। तो इससे ये अनुमान लगा कि उनका पैतृक घर यहीं पे होगा। अगर पैतृक घर जो नेपाल का जो कपिलवस्तु इन्होंने बनाया है नकली, वहां पे होता तो फिर वहां नीचे से इसी तरह का चीज लिखा हुआ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल पाया। तो दोस्तों इस तरह से जो है ना एक बहुत बड़ी जो गलतफहमी फैलाई गई है, इस पर काम हो रहा है और भविष्य में नेपाल को झटका लग सकता है। मेरे बहुत सारे दर्शक जो है नेपाल से हैं, तकरीबन 1.5 से 2% लोग नेपाल से देखते हैं। लेकिन आप सबको एक बात समझना चाहिए कि बुद्ध का जो जन्म है, आप कहें कि जो शाक्य मुनि जो सुकीति हैं उनका जन्म जो है लुम्बिनी, जो आज की डेट में नेपाल का हिस्सा है। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगा
कि लुम्बिनी जो था उस समय जम्बू द्वीप का हिस्सा था और बुद्ध का जो जन्म हुआ है या शाक्यमुनि बुद्ध कहें, सुकृति कहें या संस्कृत में बाद में सिद्धार्थ भी कहा जाने लगा, सिद्धार्थ भी कहें, इनका जन्म जो है जम्बू द्वीप में हुआ था। उस समय कोई भी बाउंड्री नहीं थी, सम्राट अशोक के समय तक भी वो क्षेत्र भारत का ही हिस्सा था। आप चाहें जो रुम्मनदेही का अभिलेख है उसको ही पढ़ लीजिए, उसमें तो साफ-साफ लिखा हुआ है ना, सम्राट अशोक ने राज्यादेश दिया हुआ है कि ये जगह जो है बुद्ध का जन्म स्थान है, तो मैं यहाँ पे कर जो है कम लूँगा, 1/4 नहीं लूँगा, 1/8 लूँगा। 1/8 की बात करते हैं, छूट दे रहे हैं स्पेशल, यानी कि जो बंदा टैक्स उसी बंदे को देता है ना जो उसके क्षेत्र में हो। तो सम्राट अशोक के समय में भी वो क्षेत्र भारत का ही हिस्सा था। तो जो बुद्ध हैं इसे हमें इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए कि उनका जन्म नेपाल में हुआ या भारत में, उनका जन्म जम्बू द्वीप में हुआ था दोस्तों। आज की डेट में भले ही वो नेपाल का हिस्सा है, लेकिन उनके पिताजी का जो घर था कपिलवस्तु, वो वास्तव में सबूतों के आधार पर भारत का हिस्सा है, ठीक है ना? हालाँकि एक नकली वहाँ पे बना लिया गया है नेपाल में ज़रूर, लेकिन भविष्य में जब ये सारी चीज़ें कंपाइल की जाएँगी, तो इसे भारत का ही हिस्सा घोषित करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे विनीत राजवंशी जी का सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके बाद से मैं आप लोगों से कहूँगा कि और भी किसी को और भी तरह के जो डाउट्स हैं, जो प्रश्न हैं, वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आप चाहें तो चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं लिंक भी दूँगा, जिनको डिबेट करना है वो भी डिबेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। एक इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया होगा कि बुद्ध के होने का और उनके जन्म डेट आगे-पीछे होने का या अंतर होने का उनके होने से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? उनका होना प्रामाणिक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको कि बुद्ध अस्तित्व में थे या नहीं थे, ठीक है ना? आज से 2600 साल पहले के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, इनसे ज़्यादा किसी का भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं। इवन 1000 ईयर्स पहले के लोगों का नहीं है, ये तो भला 2600 साल पहले की बात हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद से आप देखें कि तीसरे आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था या नेपाल हुआ था। इसका भी आपको जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा। अच्छा, चौथा जो प्रश्न है कि भई जो इनके त्रिपिटक है, त्रिपिटक ऑथेंटिक है या नहीं है? अच्छा, यहाँ वरुण जी लिख रहे हैं इससे भारत का हिस्सा नहीं जम्बू द्वीप बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वरुण जी आपने सही कहा है, मेरा भी यही कहना है कि बुद्ध का जन्म जो है वो जम्बू द्वीप में ही हुआ था और ये नेपाल हो या आज का भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, भूटान, ये सब जम्बू द्वीप का हिस्सा थे। तो बुद्ध जो हैं वो जम्बू द्वीप के थे। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं ये सब जम्बू द्वीप का हिस्सा रहे हैं और सब के सब कभी न कभी जो है श्रमण परंपरा का ही हिस्सा रहे हैं। आज भले ही इन्होंने अपना बोतल बदल लिया हो, कोई अन्य मत पथ में चले गए हों, उस अन्य मत पथ में लगातार रहने के कारण, अपने पिताजी, माताजी के बार-बार दबाव देने के कारण, उनके द्वारा जो नया धर्म मज़हब है वो उनके ऊपर थोपे जाने के कारण भले ही वो भूल गए हों अपना पुरातन, अपनी विरासत, अपने बाप-दादाओं की चीज़ें भूल गए हों, लेकिन उन्हें जुड़ना पड़ेगा वास्तव में, ठीक है ना? उन्हें जुड़ना पड़ेगा, अपने कल्चर से जुड़ना पड़ेगा, अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा इतिहास क्या होता है। अच्छा, तो अब ये सवाल आता है कि भई त्रिपिटक को कितना ऑथेंटिक माना जाए? तो देखें, एक चीज़ तो ये पता चल जाती है कि भई बुद्ध के समय में लिखावट की जो चीज़ें हैं, वो तो अस्तित्व में थीं, ठीक है ना? और वो अलग बात है कि इतने सबूत नहीं मिलते हैं। दफनाने के सबूत, उस पर लिखी हुई जो लिपि है उसको भी धम्म लिपि ही कहा गया है। थोड़ी पुरानी है, अशोकन से पुरानी लिपि है वो, माना गया है। लेकिन उस समय क्या होता था कि भई जो ओरल वाली जो बात है वहीं से थी। जब भी आप ओरल की बात करते हैं कि किसी ने कहा और किसी ने सुना, तो वो प्रॉपर एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कबीर कहते थे तो उनके शिष्य सुनते थे, गुरु नानक कहते थे तो उनके शिष्य सुनते थे। ये पूरा फिक्स है। या फिर मुहम्मद कहते थे, उनके शिष्य सुनते थे, या फिर आप कहें जीसस कहते थे तो उनके शिष्य ये फिक्स है।
जब फिक्स की बात आ जाती है टाइम ड्यूरेशन की, वहाँ पे ओरल सही होता है। जहाँ पे ये कल्पना किया जाए कि ओरल कभी था, बस था, सबूत ना दिया जाए कि ओरली पहली बार किसने दिया, किस भाषा में दिया, उसके शिष्य किस भाषा में बोलते थे, पब्लिक की क्या, जब नहीं मैच करे तब आप जानिए कि वो कोई षड्यंत्र कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो त्रिपिटक ईसा से पहले लिख लिया गया था, ठीक है ना। तो कंपाइल किया गया, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं में भी कई फाड़ होने लगी। कोई कहता था कि बुद्ध ये कहे हैं, वो कहे हैं, तो सबने मिलकर तय किया कि भैया चलो मिल बांट के एक जगह उसको एक लिखित रूप दे दिया जाए, ताकि ये तो पता चले कि क्या चीजें हैं और वही चीज मानी जाए। तो इससे ये पता चलता है कि भाई जो त्रिपिटक है वो भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया, और बहुत सारी बातें भिक्षुओं ने लिखी है ताकि उनका संघ आगे बढ़ता रहे, ठीक है ना। उन्होंने अपने संघ को बढ़ाने के लिए, बुद्ध की बातों को आगे बढ़ाने के लिए भिक्षुओं ने लिखी। एक बात और लिख दी, चूंकि उन लोगों को पता था कि शायद हम लोगों की बातों को पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, तो उन्होंने ये बात भी लिखी कि भाई लिखित चीज को भी या त्रिपिटक को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। अंतिम प्रमाण जो है अपने बुद्धि तर्क को माना जाएगा। कलाम सूत्र में उन्होंने इस बातों की चर्चा भी की कि भाई जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में या किसी अन्य धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि ईश्वर की वाणी अंतिम वाणी है, शास्त्र का प्रमाण या उनकी धार्मिक किताब का प्रमाण ही अंतिम सत्य है, इसमें ठीक उल्टा कहा गया कि नहीं समझ में आ रहा है तो यह अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा, बुद्धि तर्क पे तौल लेना। तो इसीलिए जो कोई ये कहता है ना त्रिपिटक में ये लिखा है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो यह प्रमाण आपको मानने की भी जरूरत नहीं है। इसमें साफ साफ ये बात है कि अगर बुद्धि तर्क पे कुछ गलत लग रहा है आपको, हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, इसमें लकीर की फकीर की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो अंतिम प्रमाण त्रिपिटक नहीं होता है, एक क्लियर है यहाँ पे। गीता में कृष्ण कहता है कि शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है। तो जो धार्मिक लोग हैं वो जो गीता में है उनको आप जरूर दिखा सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारे गीता में, आपको कोई त्रिपिटक का प्रमाण नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपके यहाँ साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि भाई त्रिपिटक अंतिम प्रमाण नहीं है, बुद्धि और तर्क है। नहीं सही लग रहा है छोड़ दो, स्किप कर दो, हटा दो, ठीक है ना। ये आप पे खुली स्वतंत्रता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। एथिज्म यही तो होता है ना, जो आपको सही लगे। साइंस क्या होता है, ये ना कहता है कि भाई जो खराब लगे, जो आउटडेटेड हो जाए उसको छोड़ दो, हटा दो, अपडेट करो। लकीर के फकीर थोड़े बनाया गया है यहाँ पे, बुद्ध ने आपको लकीर का फकीर नहीं बनाया है। तो इसीलिए कोई भी लिखित चीज को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। अच्छा, इसके साथ जो है और भी कई सारे प्रश्न हैं कि भाई त्रिपिटक में या बुद्धा इन हिज धम्मा जो बाबा साहब ने लिखा है, या फिर जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें स्वर्ग नरक आता है, ब्राह्मण शब्द आता है, पुनर्जन्म आता है, ये सब क्या है। तो देखें वो पाली में लिखी गई बातें हैं, और आप जानते हैं कि आपने दिखाया भी मैंने कि जितने भी जो स्कॉलर्स थे उस समय अंग्रेज के समय में, उन सब ने देवान पिया को क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, बिलव्ड ऑफ गॉड। देव को उन्होंने गॉड समझा है। क्यों समझा? क्योंकि वो जब भारत में आए तो ब्राह्मणों ने बताया कि देव मतलब गॉड होता है, तो वो कभी नहीं समझ पाए थे। आर्कियोलॉजी वो खोज रहे थे, ट्रांसलेशन नहीं समझ पाते थे। ट्रांसलेशन वो संस्कृत की तरह किया करते थे। इवन जो फुहरर था, इसका गुरु कौन था? भूलर। भूलर क्या था? संस्कृत का एक्सपर्ट था। वो क्या रहा है, इंस्क्रिप्शन जो है, पाली का जो इंस्क्रिप्शन है उसका ट्रांसलेशन वो कर रहा है। तो जो पाली का ट्रांसलेशन जो है संस्कृत की तरह कर रहा है, वो अंतिम सत्य कैसे हो सकता है? तो ये समझने की आपको जरूरत है कि जो भी पाली में लिखी हुई बातें हैं, संस्कृत की तरह जब आप अर्थ समझते हैं तो उल्टा अर्थ निकलेगा, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण थोड़ा अलग है, उसके भाषा और उसका अर्थ इन लोगों ने जानबूझ के उल्टा बनाया है पाली का, ताकि गाली दे सके, तो कभी भी उससे नहीं मैच करेगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल ही भूल जाएं कि इसमें उसमें जो स्वर्ग लिखा है, नरक लिखा है, वो ब्राह्मण के संस्कृत में जो स्वर्ग नरक मतलब होता है वही मतलब होता है, कतई मतलब नहीं होता है दोस्तों। वहां पे स्वर्ग का मतलब अच्छा हो सकता है, वहां पे नरक का मतलब खराब हो सकता है। ब्राह्मण धर्म में स्वर्ग और नरक आसमानी हो जाता है, मरने के बाद से आसमान में मिलेगा, दोनों का अर्थ अलग हो गया। तो कहीं पे लिखा हुआ कोई दिखा दे तुम्हारे किताब में ये लिखा हुआ है, तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पाली में अलग मतलब है, वो भी ट्रांसलेट करके इन लोगों ने हिंदी में लिखा है ना इस तरह के। ब्राह्मण शब्द अगर मिल जाता है आपको, कहते हैं कि ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि ब्राह्मण शब्द भी इन लोगों ने चोरी किया हुआ है। सम्राट अशोक पे बमण शब्द मिला है, बमहन मिला है, इसको ये लोग कहते हैं ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो वो लिखा है उन्होंने पाली में। पाली में अगर बमहन को ये या बमण को ये ब्राह्मण लिख देते हैं, तो इसका मतलब कि ब्राह्मण शब्द भी इनका नहीं है, इन्होंने चोरी किया हुआ है, पाली से चोरी किया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये मान के चलिए कि इनका ब्राह्मण नहीं है। त्रिपिटक में आप पढ़ेंगे, उसमें कहीं नहीं दिया है कि ब्राह्मण का मतलब, ब्राह्मण मतलब बोला है कि जो बुरे दोष छोड़ देता है, ये करता है। बमण लिखा होता है ना, बमन लिखा होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण ये लोग करते हैं। तो वो इनका ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है ही नहीं, कतई नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी दोनों को कोलेस्प ना करें। पाली की शब्दावली अलग है बिल्कुल। तो पाली की शब्दावली का कभी भी आप संस्कृत की शब्दावली से क्यों मैच करते हैं? जब भी आपसे कोई दिखाए वो चीज, तो आप कह दो ना कि भाई दोनों दो भाषा है। आप अगर आपसे कोई अंग्रेजी का COME कम दिखाए और हिंदी का जो कम है, कम मतलब लेस होता है, वो दिखाए, कहे कि देखो हिंदी में भी कम है, अंग्रेजी में भी कम है। अरे तो दोनों में कम आ तो रहा है, लेकिन दोनों का मतलब तो अलग है ना। एक हिंदी में कम का मतलब क्या हो गया? हिंदी में कम लिखा हुआ है, क म कम, इसका मतलब क्या हुआ? लेस, कुछ कम है, कम की बात कर रहा है। इंग्लिश में कम लिखा हुआ है, COME कम, उसका मतलब क्या हुआ? आना है ना, दोनों का मतलब अलग है ना। तो एक ही शब्द जो है ना, पाली में भी लिखा हो सकता है, संस्कृत में, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो कभी भी इस चक्कर में ही ना फंसे कि वो जो पाली में लिखा हुआ है उसका मतलब संस्कृत की तरह या ब्राह्मण की तरह ही निकलेगा दोस्तों। तो ये चीज एक बिल्कुल क्लियर रखें। इसी तरह से पुनर्जन्म की बात है, तो बुद्ध मार्ग में कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। विचार परिवर्तन को पुनर्जन्म कहते हैं। अगर आपका विचार बदल गया, आपका पुनर्जन्म हो गया, नया जन्म आपको मिल गया, क्योंकि आपका विचार परिवर्तन हो गया।